सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, SDA, सॉफ्टवेयर डिफाइंड लैन आप इसको कह सकते हो। SD वैन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दो पॉपुलर टेक्नोलॉजीज, एक आपके SD वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच टू मैनेज वैन एजेस, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच टू मैनेज द लैन डिवाइसेस। ये आपका SD एक्सेस या SD लैन जो भी है, ये हम आज अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। SD वैन आप मतलब देख सकते हो बाद में, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, बट मेन जो हमारा जो कंटेंट है दैट इज SD एक्सेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, SD ब्रांच, सॉफ्टवेयर डिफाइंड ब्रांच, SD लैन, जो भी आप कह रहे हो इसको जो है। तो अब सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या कंटेंट कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, क्या लैब्स वगैरह होंगी, आप कैसे लैब्स करोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या है क्या नहीं। पहले उसका एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑफिशियल अगर आप सिस्को की तरफ से बात करोगे तो सिस्को की तरफ से आपके ऑफिशियली SDA का कोई आपका कोर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई सर्टिफिकेशन वगैरह आपका अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर आप CCNP सर्टिफिकेशंस की बात करोगे, जैसे अगर आप CCNP एंटरप्राइज अगर आप सर्टिफिकेशन देखोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन में आपको बहुत सारे ट्रैक्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आपको ट्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें आपके इस एसडीए की आपका एसडीए का सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस का कोई डेडिकेटेड आपका सर्टिफिकेशन नहीं है। तो आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च करते हो यहाँ पे, आप सिंपल सर्च करो, अगर आप लेट मी शो यू, अगर आप सिंपल सर्च करोगे CCNP एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल, तो CCNP एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन में आप जब क्लिक करोगे, यहाँ से आप थोड़ा एग्जाम एंड ट्रेनिंग्स पे जब आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको कहता है कि अगर आपको CCNP सर्टिफाई होना है तो आपको यहाँ पे एक तो कोर एग्जाम देना पड़ेगा, कोर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप NRC दे सकते हो जो कि आपका इम्प्लीमेंटिंग सिस्को एंटरप्राइज राउटिंग एंड सर्विसेज। देन SD वैन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये डिज़ाइन का जो सर्टिफिकेशन है वो दे सकते हो। आप यहाँ पे वायरलेस दे सकते हो। ये हो गया आपका डिज़ाइन, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्को एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन दे सकते हो। अब ये दो नए सर्टिफिकेशंस लेके आए हैं, एक आपका एक क्लाउड कनेक्टिविटी वाला और एक एश्योरेंस वाला। बट इनमें से अगर हम अपने अपने एंटरप्राइज की बात करें तो हमारे एंटरप्राइज में लगभग आपके ये 8 8 हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो 8 आपके डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं और एक आपका कोर एग्जाम है। लेकिन इनमें से कोई भी आपका एग्जाम आपके SDA पे फोकस नहीं करता है। एट द मोमेंट आपके SDA का कोई डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं है। देयर आर अ फ्यू पार्टनर एग्जाम्स जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ एग्जाम्स हैं जो आपके कुछ मतलब इंटरनल ट्रेनिंग्स हैं, कुछ आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे जो आपका सिस्को अपने एम्प्लॉयज को या अपने पार्टनर्स वगैरह के लिए आपका रखती होगी। तो वो मतलब हमारे इसका पार्ट नहीं है। तो वो पार्टनर क्लाइंट्स और उन सब के लिए आपका जो है या इंटरनल ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए आपके यूज किए जाते हैं। तो हम फिर कवर क्या करें, कंटेंट क्या कवर करें, वो हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो SD एक्सेस का करिकुलम है, SDA का जो हमारा पार्ट है वो कहाँ पे कवर होगा इन सभी एग्जाम्स में से। SDA का पार्ट हमारा थोड़ा सा कवर हो जाएगा एनकोर में। तो जब आप एनकोर 1.1 के एग्जाम टॉपिक्स को एक बार चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एनकोर के एग्जाम टॉपिक्स में आप थोड़ा नीचे आओगे। ठीक है, रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा SDA और SD वैन, थोड़ा सा यहाँ पे आपके दो चैप्टर्स हैं। अगर मैं आपको बुक वाइज बताऊं तो दो चैप्टर्स हैं, जो दो चैप्टर्स कवर करके आप एनकोर एग्जाम में आने वाले SD वैन और SDA को पूरा कवर कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, ये रहा देखो यहाँ पे एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ SD वैन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द SDA। तो इतना ही आपको यहाँ पे बेसिक देखने को मिलेगा। मतलब बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ पे, इतना सा पार्ट है जो आपके इनकोर एग्जाम में SDA और SD वैन का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन का आपको देखने को मिलेगा। बाकी वर्चुअलाइजेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो लिस्प और VX लैन का फंडा है, ये भी आपको कहीं ना कहीं SDA में आपको बता दिया जाता है। तो आप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये मानते हुए चलो कि आपका जो इनकोर एग्जाम है उसके भी कुछ टॉपिक्स हम साथ के साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इनकोर एग्जाम में आपका जो SDA आता है ये कवर हो जाएगा, उसमें आपका जो लिस्ट PX लाइन आता है ये भी आपका कवर हो जाएगा, और भी कहीं पे आपके जो SDA का जो भी पार्ट होगा वो पार्ट आपके हमारे जो करंट करिकुलम है उसमें कवर, जैसे SNMP वगैरह है आपका, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। डिस्क्राइब DNS इंटर वर्कफ्लो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो .1x वगैरह ये सब आपके अभी हम अपने SDA में कवर कर लेंगे, ये सब हो जाएगा आपका। .1x ये सब चीजें हम आपके SDA में कवर कर लेते हैं। तो AAA ये आपका कहीं ना कहीं SDA में एक्सप्लेन करके दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है क्या है क्या नहीं। APIs के बारे में अगर हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है ये भी हम अपने
इसमें एसडीए के करिकुलम में सबसे आखिरी में कवर कर लेते हैं। तो एनकोर के कंटेंट से हम थोड़ा सा एसडीए का पार्ट कवर करेंगे। मतलब एनकोर के कंटेंट में जो हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस वाला पार्ट है उस पर हमारा फोकस रहेगा, पहली बात। दूसरा जो हमारा फोकस रहेगा, एक्चुअली यहाँ पे तो फोकस रहेगा, इसके अलावा आपके अदर सर्टिफिकेशन एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनआरसी की बात करो, इसमें भी हियर एंड देयर एक टॉपिक है आपके डीएनए सेंटर का। एसडी वैन तो छोड़ ही दो, डिजाइन में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आपका इंक्लूड किया हो, ठीक है, वायरलेस में थोड़ा बहुत इंक्लूड किया हो। कुल मिला के पॉइंट ये है कि इन सभी कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम्स में से जितना भी एसडीए का पार्ट होगा, आप मानते हुए चलो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप चाहो तो आप गो थ्रू कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, बट हम अभी पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो आपके कोर एग्जाम में जो एसडीए का पार्ट है और जितने भी आपके कंसंट्रेशन एग्जाम्स हैं, इनमें जो भी आपके एसडीए का पार्ट है, हम उसको कवर करने पे हम अपना फोकस रखेंगे, पहला। दूसरा, मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है हमारा एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर का लैब एग्जाम। सीसीआई ईआई जो आपका 1.1 जो आपका लैब एग्जाम है, उस पे हमारा मेन फोकस है। तो अगर आप सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये रिटन एग्जाम हो गया, यहाँ पे रिटन एग्जाम हो गया आपका कोर का, और जो आपका लैब एग्जाम है, इस लैब एग्जाम में आपका एसडीए ठीक ठाक दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जब इस 1.1 जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम पे जब आप फोकस करोगे, तो यहाँ पे आपको आएगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड टेक्नोलॉजी का एक 25% का पूरा डेडिकेटेड आपका कंटेंट है। इसमें एसडीए आपका ये 2.1 करके जो यहाँ पे है, और एसडी वैन जो आपका 2.2 करके है, ये है। अगर आप में से लोगों ने एसडी वैन कवर कर रखा है, तो आप ये मानते हुए चलो कि आपका ये एसडी वैन वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है। रही बात आपके एसडीए की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस की, तो एसडीए का जो कंटेंट हम कवर करेंगे अपने अभी एसडीए की क्लासेस में, वो इस पे फोकस रहे, एनकोर पे फोकस रहेगा, एनआरसी पे, मतलब जो भी आपके कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम है उनमें जो भी आपके एसडीए का पार्ट है वो भी फोकस रहेगा। और ये हमारा मेन कंटेंट है जिसपे हमारा हम मतलब कंटेंट जो हम कवर करेंगे, जो हमारे सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लैब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अंडरले, व्हाट इज दिस एसडीए अंडरले, व्हाट इज एसडीए ओवरले, व्हाट इज फैब्रिक, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हो अंडरले, मैनुअल ऑटोमेटिक जो भी है, ओवरले कैसे क्रिएट करते हो, व्हाट इज ओवरले, ओवरले में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कैसे आप तरह तरह की पॉलिसीज वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक क्या होता है, सिंगल साइट पे फैब्रिक कैसे बनाओगे, मल्टीपल साइट्स पे फैब्रिक कैसे बनाओगे, एक ही डिवाइस पे फैब्रिक कैसे बनाओगे, उसके बाद फैब्रिक को डिप्लॉय कैसे करेंगे, ठीक है, होस्ट ऑन बोर्डिंग जो भी है, उसके बाद हैंड ऑफ के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सेगमेंटेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना पार्ट तो हमें कवर करना ही करना है। मतलब ये क्योंकि हमारे एग्जाम का पार्ट है, इतना पार्ट तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। मतलब ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट आपका 2.1 वाला, ये तो कवर होगा ही होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे आपके थोड़ा सा एपीआईज की बात कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे आपके वायरलेस की बात करेंगे। वायरलेस में हम क्या करेंगे, अपना एपी ऑन बोर्ड करके देखेंगे और डब्ल्यूएलसी को ऑन बोर्ड करके देखेंगे, ठीक है। मतलब पहले हम इन सब चीजों को कवर करेंगे, उसके बाद हियर एंड देयर जो भी आपकी एडिशनल चीजें आती रही होंगी, जो भी एडिशनल चीजें हमें पता होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले हमारा फोकस रहेगा कंटेंट कवर करने पे, उसके बाद जो भी हमारा एडिशनल टॉपिक है, जैसे एपीआईज का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया, वायरलेस, डब्ल्यूएलसी ऑनबोर्डिंग, एपी ऑनबोर्डिंग, ठीक है, कैसे आपके क्लाइंट्स आपके एपीज को ज्वाइन करते हैं, कैसे आपका एपी ट्रैफिक आगे पास करता है, मतलब वायरलेस रिगार्डिंग जो हमारे उस इम्प्लीमेंट और डिजाइन वायरलेस वाले कंटेंट में था, वो पार्ट हम एक्चुअल में अपना यहाँ पे वायरलेस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है। और भी कुछ अगर एडिशनल टॉपिक्स इधर उधर बचे होंगे तो उन एडिशनल टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मतलब कुल मिला के आप ये मानते हुए चलो कि हमारा पहला फोकस रहेगा जो टेक्नोलॉजी, जो थ्योरेटिकल क्लास, थ्योरेटिकल जो आपका कंटेंट है, प्रैक्टिकल जो आपका कंटेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले वो कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे आपके जितने भी एडिशनल टॉपिक्स हैं। तो ऑफिशियल कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं है, ऑफिशियल कोई आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं है, ऑफिशियल कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम आपका नहीं है, बट इन्हीं चीजों को ओवरऑल कवर करते करते हम अपना कंटेंट पूरा डन करें। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि कंटेंट क्या कवर किया जाएगा। दूसरा, अब ये सब कंटेंट आप कैसे कवर करोगे, इसके लिए आपके पास दो बुक्स अवेलेबल हैं। दो बुक्स हैं, उन दो बुक से आप कंटेंट थोड़ा सा कवर कर सकते हो। एक तो सिस्को की ऑफिशियल बुक है, वो आप कवर कर सकते हो, और एक आपकी ऐसे नॉन ऑफिशियल बुक है, उससे आप कवर कर सकते हो। दोनों ही बुक्स आपको जो है पोर्टल पे मिल जाएंगी, आप मतलब उनको जो है अपने रेफरेंस के लिए फर्दर यूज कर सकते हैं।
तो एसडीए की आपकी ये एक अगर हम बात करें तो एक एसडीए एक्सेस की आपकी एक बेसिक बुक है। ठीक है, ये सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस इनेबलिंग इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग सेकेंड एडिशन। ये ना, ये बुक जो आपकी है, ये मतलब कुछ लोगों ने ऐसे मिल के लिखी हुई है, तो ये एकदम कट टू कट बुक है। मतलब इसमें कोई बेवजह की चीज नहीं है। मतलब इसमें आपका मतलब कट टू कट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो इसमें थोड़ा सा आपका तो इंट्रोडक्शन, पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने ऑथर्स वगैरह के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि नेट मतलब ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद एसडीए कैसे उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करता है, कैसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और सीधा शुरू हो गए हुए एसडीए के डिप्लॉयमेंट पे। कोई भी वजह की बात नहीं इन्होंने इसमें करी हुई है। मतलब एक कट टू कट बुक है। इसमें आपको आप ऐसा कह सकते हो कि ब्रीफ में काफी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मतलब मिल जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने एकदम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, फैब्रिक कंपोनेंट्स, ऑपरेशन, कंसिडरेशंस, डिप्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी, पैकेट पैकेट फॉरवर्डिंग, मतलब पैकेट किस तरीके से आपका जाएगा। ठीक है, उसके बाद डीएनएस सेंटर क्या है, कैसे पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे, ऑटोमेशन, एश्योरेंस, अदर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन सच एज आइस वगैरह के साथ इंटीग्रेशन, और खत्म। लगभग आपकी 150 पेजेस की, आप मानते हुए चलो 150 पेजेस की आपकी लगभग ये बुक, जो कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका डिस्कस करती है चीजों के बारे में। इसको आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो। मतलब बढ़िया बुक है। ब्रीफ में आपको मतलब जो है ठीक ठाक नॉलेज आपको यहाँ से प्रॉपरली मिली। और अगर आप एकदम मतलब प्रॉपर कवर ही करना चाहते हो, तो मतलब डिटेल में, एकदम ही डिटेल में जाके कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपके पास जो ऑफिशियल सिस्को की बुक है, सिस्को का कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं है, लेकिन सिस्को की एक ऑफिशियल बुक है जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो सिस्को की जो आपकी ऑफिशियल बुक है, सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, ये एसडीए की जो ऑफिशियल बुक है, इसमें आपको जो है फिर फर्दर यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें आपके इस बुक में आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इन 9 चैप्टर्स में से फिर वही डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब क्या आपके चैलेंजेस हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क में, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, व्हाट इज डीएनएस सेंटर। पहले इन्होंने एसडीए का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद डीएनएस सेंटर का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद एसडीए के फंडामेंटल से स्टार्ट करे, जैसे व्हाट इज दिस, डिफरेंट डिवाइसेस क्या होती हैं, रोल्स क्या होते हैं, उसके बाद आइस क्या होता है, एक चैप्टर पूरा आइस का ही है। ठीक है, उसके बाद एसडीए को किस तरीके से हम डिप्लॉय करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, फिर एडवांस एसडीए टॉपिक्स, एडवांस डीएनए सेंटर टॉपिक, और डीएनए एश्योरेंस। तो ये बुक भी आपके डिटेल में, मतलब काफी डिटेल में आपका ये डिस्कस करती है कि डीएनए सेंटर क्यों बनाया गया, एसडीए क्यों बनाया गया, और क्या सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल थे, ये है वो है, मतलब जो भी यहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक जो है काफी डिटेल में समझा रखा है। इनफैक्ट आई गेस 1 2 3 चैप्टर में तो यही समझा रखा है कि एसडीए क्यों बनाया, मतलब डीएनए सेंटर क्यों बनाया, किसने बनाया, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या है क्या नहीं। तो आप इससे थोड़ा बहुत डिटेल में कंटेंट कवर कर सकते हो, अगर आपको कवर करना है। इसी बुक को रेफरेंस बनाते हुए हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप मानते हो चलो कि जब हमारा कंटेंट फिनिश होगा तो इस बुक के लगभग सारे चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब इस बुक में जितनी भी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, उन सबका आपको हियर एंड देयर आइडिया जरूर होगा। ठीक है, हम इस बुक को यूज करते हुए अपने पीपीटीज को या अपने हम जो कंटेंट है उसको कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपको ब्रीफ में रिवीजन करना है, रिवाइज करना है चीजें, तो आप फिर इस बुक को, ये जो हमारी जो सेकंड बुक है जो सिस्को की, इसको आप जो है रेफर कर सकते हो। ये कोई ऑफिशियल बुक नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है। तो थोड़ा सा आप इसको पहले, मतलब पढ़ने से पहले थोड़ा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखना, और क्रॉस चेक कर लेना कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बट ओके है, मैंने जितना चेक किया था मेरे हिसाब से ओके है। तो ये आप फर्दर फिर ये आपकी प्रॉपर बुक रहेगी, जिससे हम अपना सिस्को की जो ऑफिशियल बुक है, इसमें जो आपके 9 चैप्टर्स हैं, इसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसको कवर करने पे हमारा फोकस रहेगा। राइट, तो ये भी आपको अपने पोर्टल पे मिल जाएगी। तो आपको अगर इन डे आउट अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है, तो फिर ये आप एसडीए की जो ऑफिशियल बुक है, आप इससे रिफर करो, इसको रिफर करो, और उसमें ये सारे कंटेंट, जितना भी कंटेंट आपका एनकोर में है, जो भी कंटेंट आपके एनआरसी में है, जो भी कंटेंट आपके वायरलेस में है, ठीक है, जो भी कंटेंट आपके एसडीए का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस का जो भी कंटेंट आपको जो है इन कंसंट्रेशन एग्जाम या आपके कोर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, सीसीआई के लाइव एग्जाम में देखने को मिलता है, वो सारा कंटेंट आपको इस बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा, और हम इसी बुक को रेफरेंस बनाते हुए अपने पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और लैब्स करेंगे, और मतलब जो है 9 चैप्टर्स इन टोटल हम हमारे फिनिश होंगे जब, तो आप मानते हो चलो कि हमारा कंटेंट डन हो जाएगा। तो ये बुक जो आपको रेफर करनी है, ठीक है, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। बट कंटेंट क्या रहेगा हमारा, कंटेंट हमारा मेन फोकस हमारे कंटेंट का ये रहेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, डीएनए सेंटर
डोंट गेट कंफ्यूज, डीएनए सेंटर या जिसको ये कैटलिस्ट सेंटर आज के टाइम पे कहते हैं, डीएनए सेंटर का नाम चेंज करके कैटलिस्ट सेंटर कर दिया गया है। डीएनए विद इन द डीएनए सेंटर या विद इन द कैटलिस्ट सेंटर, जो भी आप कह लो। जैसे अगर आपने एसडी वैन कवर किया हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे हमारा जो कंट्रोलर होता है जहां से बैठ के हम सारी चीजों को मैनेज करते हैं, उसको कहा जाता है वी मैनेज। ठीक है, या मैनेजर आज के टाइम पे उसका नाम चेंज करके इसको कैटलिस्ट एसडी वैन मैनेजर कहा जाता है, तो मैनेजर। तो जैसे आपका जो वी मैनेज होता है जहां से बैठ के आप अपने इंटायर एसडी वैन सॉल्यूशन को एक जगह से बैठ के मैनेज कर सकते हो, वैसे ही अगर हम बात करें आपके एसडीए में, तो जो हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोलर है जहां से बैठ के आप सब चीजों को मैनेज करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, उसका नाम है डीएनए सेंटर, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने कैटलिस्ट सेंटर कर दिया है। अब कैटलिस्ट सेंटर हमें बहुत सारी चीजों को ऑफर करता है, बहुत सारे हमारे बहुत सारे मतलब जो है फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। उन फैसिलिटीज के अंदर मतलब एसडीए, ये जो आपका कैटलिस्ट सेंटर है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर जहां से बैठ के आप अपने लैन डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। और विद इन द स्कोप ऑफ डीएनए सेंटर, विद इन द कैटलिस्ट सेंटर सॉल्यूशन, एसडीए बस एक छोटा सा पार्ट है। एसडीए बस एक छोटा सा पार्ट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस आप नोटिस करोगे, एसडीए आपका एक छोटा सा कंपोनेंट है, एक छोटा सा पार्ट है आपके कैटलिस्ट सेंटर में। मतलब कैटलिस्ट सेंटर सॉल्यूशन, जो डीएनए सेंटर जो हमारा सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो वी कैन, हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट इज फोकस्ड ऑन द एसडीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। कंटेंट इज नॉट फोकस्ड ऑन, कंटेंट इज नॉट फोकस्ड ऑन द डीएनए सेंटर। डीएनए सेंटर में बहुत सारी चीजें हैं, डीएनए सेंटर में बहुत सारी चीजें हैं, वी कैन नॉट पॉसिबली कॉन्फ़िगर एवरीथिंग अबाउट द डीएनए सेंटर। हम ओवरव्यू कवर कर लेंगे, ओवरव्यू ओवरव्यू हम देख लेंगे, ओवरव्यू ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे इस एसडीए वाले पार्ट पे। फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो जो इधर उधर के हमारे जो और ऑप्शंस हैं, उनको हम एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे। तो पहले हमारा जो फोकस रहेगा, वो फोकस हमारा डीएनए सेंटर, कैटलिस्ट सेंटर के अंदर जो एचडीए वाला पार्ट रहेगा उस पे रहेगा। कैसे, व्हाट इज दिस अंडरले, व्हाट इज ओवरले, कैसे फैब्रिक बनाते हैं, व्हाट इज वीएक्सलैन, व्हाट इज लाइक लिस्ट, सिस्को ट्रेसेक क्या है, पहले हमारा फोकस रहेगा एसडीए पे। उसके बाद जब अगर हमारे पास टाइम बचेगा, तो डीएनए सेंटर के जो बाकी चीजें हैं हम उनको जो है एक एक करके धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। तो दिस इज नॉट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, दिस इज नॉट अ डीएनए सेंटर ट्रेनिंग, इट इज एन एचडीए ट्रेनिंग। ये आपकी एचडीए की ट्रेनिंग है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस की ट्रेनिंग है। एसडीए में यूज होने वाले कंट्रोलर का नाम डीएनए सेंटर है। तो अगर आपको एसडीए इंप्लीमेंट करना है तो डीएनए सेंटर आपको चाहिए ही चाहिए। तो डीएनए सेंटर के अंदर जाके हमें यहाँ पे फिर अपना जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो हमारा मेन फोकस आपका उस पर रहेगा। फिर टाइम बचेगा तो इधर उधर की चीजें हम आपकी आगे कवर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे कोई वायरलेस नहीं है, वी डोंट हैव एनी वायरलेस। यहाँ पे आपके पास वायरलेस का कुछ भी पार्ट अवेलेबल नहीं है, बट वी विल कवर द वायरलेस बट एट द वेरी एंड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे सच एज एश्योरेंस का पार्ट, मॉनिटरिंग का कुछ बहुत ज्यादा पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट वी विल कवर द एश्योरेंस पार्ट, मॉनिटरिंग पार्ट एट द वेरी एंड। पहले फोकस रहेगा कंटेंट कवर करने पे, उसके बाद जो भी आपकी एडिशनल चीजें हैं उनको हम, तो दिस इज द कंटेंट जो हम फोकस करेंगे, दिस इज द कंटेंट जो हम फोकस करेंगे। और दिस इज लाइक वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई, वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को हम रेफर करेंगे कंटेंट को कवर करने के लिए। रिकमेंडेड है कि आप भी उस डॉक्यूमेंट से रीड करो, डॉक्यूमेंट जो आपका एसडीए का जो ऑफिशियल बुक है, आप उनसे गो थ्रू हो जाओ और आप जो है कंटेंट कवर करो। इट्स नॉट अ यू नो बिगिनर लेवल और एसोसिएट लेवल कंटेंट। तो कुछ चीज़ों का आपको आइडिया पहले से होना चाहिए। मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको किन चीज़ों का आइडिया एसडीए की क्लासेस के पहले आपको होना चाहिए। जैसे आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक्स ऑफ स्विचिंग, आपको बेसिक्स ऑफ राउटिंग आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्विचिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि राउटिंग क्या होती है, स्विचेस क्या होते हैं, आपका ये जो एक्सेस लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, कोर लेयर होती है, वो सब क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बीजीपी क्या होता है, ओएसपीएफ क्या होता है, ईआईजीआरपी क्या होता है, इन सब चीज़ों का आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम इन एंड आउट आता है ओएसपीएफ का, बीजीपी का, बट आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज ओएसपीएफ, व्हाट इज बीजीपी, नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है, क्या बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, बीजीपी वगैरह के। और आपके जो स्विचेस हैं, ठीक है, स्विचिंग का आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर,
राउटिंग कहाँ होती है, स्विचिंग कहाँ होती है, आपको मतलब बेसिक आइडिया आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग का पहली बात तो होना चाहिए। फिर दूसरा, आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, अगर हम बात करें, अगर आपको वायरलेस का, जैसे अगर हम जब हम वायरलेस कवर करते हैं, तो वायरलेस का आपको हल्का आइडिया होना चाहिए। आइडियल नहीं होता है वायरलेस में, जैसे आपको एक क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वायरलेस लाइन कंट्रोलर क्या होता है, एपी क्या होता है, डब्ल्यूएलसी क्या होता है, किस तरीके से आपके एपी और डब्ल्यूएलसी आपस में काम करते हैं, क्या है क्या नहीं। आपको बेसिक बेसिक आइडिया आपके वायरलेस का होना चाहिए। अब आइडियली आपको वायरलेस का इतना आइडिया अगर नहीं है, तो ऑलरेडी आपके कोर्स में वायरलेस की कुछ वीडियोस आपकी ऐड कर दी जाती है। ठीक है, जो फाउंडेशन वीडियोस हैं, जो फंडामेंटल, जो आपकी बेसिक वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आपके कोर्स में ऐड कर दिया जाता है। आप वायरलेस के टॉपिक तक पहुंचने से पहले आप उन वीडियोस को धीरे धीरे देख लो, तो आपको वायरलेस का बेसिक आइडिया हो जाएगा। वैसे भी हमें बहुत मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान नहीं देना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है, डब्ल्यूएलसी क्या होता है, और एपी और डब्ल्यूएलसी आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उन सब चीजों का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो कि आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो उन वीडियोज से, जो वीडियोज आपके कोर्स में इंटीग्रेट रहती है। ठीक है, आप अपने जब जो ट्रेनोनिक जो आपका पोर्टल है, वहां से जब आप वीडियोज को रेफर करोगे, तो सबसे आखिरी में आपको वहां पे वायरलेस की कुछ वीडियोस दिख जाएंगी, उन वीडियोस को आप रेफर, ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको वायरलेस का होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आप वीडियोस को रेफर करो, और वीडियोस को रेफर करके आप जो है अपना वायरलेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कवर करो। उसके बाद आपको जैसे अगर हम प्रोटोकॉल स्पेसिफिक कुछ चीजों की बात करें, तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा वीआरएफ का, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। वीआरएफ का आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज वीआरएफ, व्हाट इज दिस वीलैन, मतलब वीलैन क्या होती है, वीआरएफ क्या होता है, एसवीआई क्या होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, एसवीआई क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों का, बीजीपी का आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा आइडिया अगर आपको रहे तो अच्छा है, थिंग कॉल्ड राउट टारगेट। राउट टारगेट जो हम वीआरएफ से ही एसोसिएटेड है, राउट टारगेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीजों का आपको हल्का सा आइडिया रहे तो बेटर है। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक हमारा एक टॉपिक आता है यहाँ पे लेयर 3 हैंड ऑफ का, हमारे पास एक टॉपिक है। उस लेयर 3 हैंड ऑफ के टॉपिक में हमें इन सब चीजों का आपको यूज देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वीआरएफ क्या होता है, वीलैन क्या होता है, एसवीआई क्या होता है, बीजीपी क्या होता है, व्हाट इज दिस राउट टारगेट इंपोर्ट, व्हाट इज दिस राउट टारगेट एक्सपोर्ट, व्हाट इज दिस आरडी, राउट डिस्टिंग्विशर। तो मतलब आपको इन सब चीजों का बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में आपके एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेंट में कवर हो ही जाता है। जो सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर का कंटेंट है उसमें कवर हो जाता है। तो ये मानते हुए चला जाता है, वो ये मानते हुए चलते हैं कि आपको इन चीजों का आइडिया तो होगा। तो मोस्टली आपके कैंडिडेट्स को विलैन का ऑलरेडी पता होता है, एसबीआई का ऑलरेडी पता होता है, बीजीपी का ऑलरेडी पता होता है, वीआरएफ का भी हल्का सा आइडिया होता है। अगर आपने एमप्लेस वगैरह पे काम नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको राउट टारगेट वगैरह का इतना आइडिया ना हो। तो एक दो वीडियो देख लेना, एक दो वीडियोस देख के आप जरा ये डिफ्रेंशिएट कर लेना। वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट आप ये पता कर लेना कि व्हाट इज दिस राउट टारगेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आरडी आरटी सब क्या है। ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट बेसिक आइडिया आपके पास रहे तो बेटर है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहे। नेक्स्ट एंड मोस्ट प्रॉब्ली द लास्ट थिंग, जब हम बात करते हैं अपने एसडीए में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस में, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी इन्फोर्स करने की, जब हम बात करते हैं वहां पे एसडीए में सिक्योरिटी इन्फोर्स करने की, तो हम वहां पे सिस्को का एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आइस, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन। आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट ऑफ एसडीए, हम कवर करते हैं कि व्हाट इज आइस, आइस क्या है, आइस के क्या बेनिफिट्स हैं यूज करने के, कैसे डिप्लॉय करते हैं, बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आइस का दे दिया जाता है। ठीक है, कैसे पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी कैसे आप जो है क्रिएट करते हो आइस के डैशबोर्ड में जाके, उन सब चीजों का आपको बेसिक आइडिया दे दिया जाता है। बट रिमेंबर कि आपका ये इट्स नॉट अ कंप्लीट आइस, मतलब ये आपका पूरा आइस का कंटेंट हम कवर नहीं करते। इट्स नॉट लाइक कि आप अब बोलो कि आज आइस डिप्लॉय करके दिखाओ, तो नहीं हो पाएगा। आप बोलो कि मल्टी नोड आइस, सिंगल आइस, जो भी आप डिप्लॉय करके दिखाओ, एचए बताओ, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कंटेंट। एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट हम ये मानते हुए चलते हैं कि आपको जो है आइस का बेसिक आइडिया है। ऑल्दो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज आइस, व्हाई वी यूज आइस, आइस क्यों यूज करते हैं, कैसे पॉलिसी अप्लाई करोगे, क्या है क्या नहीं, उन सब चीजों को हम स्क्रैच से डिस्कस करते हैं।
बट ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे जो आइस कवर किया वो आइस आपका पूरा कंप्लीट आइस हो गया या पूरा हम आइस ही कवर करने बैठे हैं, एक चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अगर आपको कवर करना है तो आपका सिस्को का सिक्योरिटी में एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम है, SISE करके, मतलब सिक्योरिटी आइस करके एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम है। अगर आपको आइस का इन एंड आउट पढ़ना है, पूरा नॉलेज चाहिए, तो फिर आपको इस डेडिकेटेड करिकुलम को, इस डेडिकेटेड कंटेंट को आपको कवर करना होगा। यहाँ पे आपको पूरा आइस का जो पूरा कंप्लीट जो आपका डिप्लॉयमेंट वगैरह है वो पूरा डिप्लॉयमेंट वगैरह बताया जाता है। बट हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है, हम अपने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, तो हमारे कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइस को केवल यूज करेंगे, आइडेंटिटी सर्विस इंजन को हम केवल यूज करेंगे इसके लिए, पॉलिसी इन्फोर्स करने के लिए हम केवल इसको इन्फोर्स करेंगे, यूज करेंगे। बट हम इसका ऐसा नहीं कि हम इन एंड आउट पूरा जो है पहले 2 4 दिन 5 दिन आइस बैठ के ही पढ़ें, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको डेडिकेटेड, अगेन आपको अगर आइस का डेडिकेटेड करिकुलम कवर करना है तो एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी का एक एग्जाम है जिसको आपको कवर करना रहता है। ठीक है, हमें हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है, इतना इतनी चीजें आपकी फिर उसमें कवर होती हैं। ये सिस्को मतलब सिक्योरिटी आइस, ये आपका इम्प्लीमेंटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग सिस्को आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन 1.1 सी से, ये वाला जो आपका एग्जाम है ये आपका पूरा फिर आइस का A to Z, मतलब जितना भी आपको पता होना चाहिए सभी चीजों को आपका यहाँ पे कवर करता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कंटेंट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कंटेंट। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ना तो आपको ऐसे वायरलेस का बहुत बहुत मतलब इन डिटेल नॉलेज आपको दिया जाएगा, ना तो आपको आइस का ऐसा कुछ बहुत डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। जितना हमारे कंटेंट के हिसाब से हमें यूजफुल है हम उतनी ही चीजों का डिस्कशन करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइस में मैं जाऊंगा, आइस के गुई पे मैं जाऊंगा, वहां पे जाके मैं पॉलिसी बनाऊंगा, वहां पे जाके मैं पॉलिसी को पुश करूंगा, वो सब हम कवर करेंगे। तो वायरलेस में मैं जाऊंगा, AP ऑन बोर्ड करूंगा, WLC ऑन बोर्ड करूंगा, वो सब हम कवर करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा वायरलेस का, बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा सिक्योरिटी का, बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा VRF, इन सब चीजों का। लेकिन इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि आपको जैसे बेसिक राउटिंग एंड स्विचिंग का आइडिया है, VRF वगैरह का आइडिया है, आपको वायरलेस का आइडिया है, हल्का फुल्का आपको सिक्योरिटी का आइडिया रहेगा। सिक्योरिटी सबसे लास्ट में कवर होता है, तो मानते हो चलो 1 2 क्लासेस में आपका है, 2 क्लासेस मानते हो चलो मैक्सिमम, एक वीक में आपका सिक्योरिटी डन हो जाता है। एक पहले दिन हम थियोरेटिकली कवर कर लेते हैं, दूसरे दिन हम आपका प्रैक्टिकली कवर कर लेते हैं, काम खत्म। ऐसे ही आपके एक दिन में वायरलेस की थियरी कवर हो जाती है, एक दिन में इम्प्लीमेंटेशन कवर हो जाता है, काम खत्म। तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जो है देखने को ये नहीं मिलेगा। आपने देखा भी वायरलेस के भी डेडिकेटेड 2 सर्टिफिकेशन है, आइस का आपका डेडिकेटेड एक सर्टिफिकेशन है, तो डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप कवर करो। ये आपका कवर हो जाता है एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब व्हाट वी विल कवर और एंड व्हाट वी विल नॉट कवर, लेट्स बी वेरी क्लियर। इन चीजों का हम यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लिमिटेड अमाउंट में करेंगे, लिमिटेड वायरलेस, लिमिटेड आपका सिक्योरिटी, और रेस्ट तो जितना है जो है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइस कितना प्रिपेयर करना चाहिए या SDA के मुझे एग्जाम, SDA का अगेन, SDA का कोई ऐसा सच एज डेडिकेटेड एग्जाम नहीं है। CCI इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के करिकुलम में आपका जो है ये आता है, ये आता है। ठीक है, तो वहां पे आपको आइस का बेसिक आइडिया जितना हम कवर करेंगे उतना ही सफिशिएंट है। मतलब आप ऐसा मानते हो चलो कि जो कंटेंट हम अपने SD में कवर करेंगे वो एग्जाम सेंट्रिक ही है, तो वहां पे जो आपको लैब कवर कराई जा रही है आपको उस पर फोकस करना है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। मतलब आपको मतलब बहुत ज्यादा वैसा एक्स्ट्रा कवर करने की रिक्वायरमेंट सच एज नहीं पड़ेगी। जो हम अपने इसमें कवर कर रहे हैं अपने कंटेंट में, हम जितना भी कवर करें, जैसे वायरलेस हमारे कंटेंट में नहीं, वायरलेस का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लैब एग्जाम में। जी। ठीक है, ये आपके CCI जब कभी आप वायरलेस वगैरह जाओगे तो हो सकता है वहां पे पूछें, बट CCI इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के करिकुलम में आपका वायरलेस नहीं आता है, तो ये तो भूल जाओ। तो आपकी नॉलेज है भाई, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। आइस आता है, नो डाउट, आइस आपके एनकोर में भी आता है, ट्रिपल ए है, आइस है, वो सब आता है प्रॉपर। आपके एक CCI के लैब एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। तो जो हम अपना लैब ट्रेनिंग कवर करेंगे, जो लैब करेंगे, लैब के कंटेंट में जो भी आपको लैब कराई जाए आप उसको ध्यान से देखो, वही सफिशिएंट। ओके सर। Right. इसके अलावा आप फिर जैसे अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आपके पास आपकी कंपनी SD ब्रांच या SDA पे आपकी काम करती है, तो फिर आप जो है और फर्दर चीजों पे एक्सप्लोर फिर आप वहां से कर सकते हो। DNS सेंटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अदर, अगर हम बात करें आपके थर्ड पार्टी सिस्टम्स का इंटीग्रेशन वगैरह भी है, तो वो सब चीजें आप फिर फर्दर ऑन और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट फिलहाल हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे एनकोर का जो हमारा कंटेंट है, हमारे CCI का जो लैब का कंटेंट है, उसको बेसिकली हमारे कवर करने में रहे।
मेन हमारा पहले वो रहेगा। वायरलेस और सिक्योरिटी का आपको बेस, ऐसे ही एपीआईज का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआईज वगैरह का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा। एन ऑटो करके आपका एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम है जहां पे आपको डिटेल में फिर इन चीजों का डिस्कशन कराया जाता है। एपीआईज क्या हैं, कैसे हम वैरायटी ऑफ एपीआई कॉल्स कर सकते हैं अपने डीएनएस इंटर पे, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उनका आपको बेसिक आइडिया दिया जाएगा। और वो आपको एकदम कोई टूल वूल खोल के, मतलब पोस्टमैन या कोई ऐसा टूल खोल के आपको नहीं दिखेंगे। हम ब्राउजर बेस ही करेंगे जो करना होगा, बेसिक में आपको आइडिया एट द एंड कवर कर दूंगा, बता दूंगा। डेडिकेटेड अगर आपको एपीआईज का इन एंड आउट पता करना है, व्हाट इज दिस जेसॉन, एक्सएमएल, ये सब चीजें क्या हैं, कैसे, व्हाट इज दिस एपीआई, कैसे काम करती है क्या नहीं, तो जो आपके ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग के जो आपके डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम है सिस्को के, आप उनको कवर कर सकते हो। जैसे एनऑटो हो गया, डेवनेट हो गया, डेवनेट एसोसिएट प्रोफेशनल वगैरह हो गया, उन सब चीजों को आप कवर कर सकते हो। फिलहाल उसकी कोई रिक्वायरमेंट हमारे करिकुलम में नहीं रहेगी। फिलहाल जो भी हम करेंगे सारा गुई से करेंगे और सीएलआई से करेंगे, एपीआई से कुछ नहीं करने वाले फिलहाल। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेशंस, क्या कवर करेंगे क्या नहीं कवर करेंगे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो भी आपका, जब आपका कंटेंट डन हो जाएगा तो जो भी हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम कुछ और फीचर्स आपके डीएनए सेंटर के एक्सप्लोर कर लेंगे। नए नए रिलीज में नए नए फीचर्स आते रहते हैं, इतना हो सकेगा उतना हम यहाँ पे कवर करें। एक्चुअली जो इसमें एक चैलेंज है बड़ा, वो चैलेंज है आपके लैब को लेकर। जिसमें आपका एक जो मेन चैलेंज है, वो मेन चैलेंज आपका आता है लैब कि आप लैब कैसे करोगे। ऑन प्रेमिसेस पे यहाँ पे तो मैं आपको लैब करके दिखा दूंगा, ठीक है, ऑन प्रेमिसेस पे मैं आपको लैब करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्लास के साथ ही साथ हम अपनी लैब कवर करके रहेंगे। लेकिन अनलाइक एस डी वैन, सीसीआई, या जो आपके सीसीएनपी वगैरह है, अनलाइक दोज टेक्नोलॉजीज, एसडीए की एक्चुअल में लैब कर पाना फिलहाल एट द मोमेंट आपके लिए पॉसिबल नहीं है। चैलेंज ये है कि आपका जो कंट्रोलर है, जो आपका डीएनए सेंटर नाम का कंट्रोलर है, इसको आप किसी इवेंजी वगैरह पे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। जो आपके स्विचेस लगते हैं डीएनए सेंटर में, 93 वगैरह हो गया है, जो भी हो गया, इसको आप मतलब इवेंजी पे सच एज ऐसा डेडिकेटली रन नहीं करा सकते। देर आर अ फ्यू इमेजेस, बट वो आपकी हियर एंड देयर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर देती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप मतलब अपने होम इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल, आप ये डीएनए सेंटर या आप जो डीएनए सेंटर की जो लैब है आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते। आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब मैं कहूंगा कि 70 से 80% लगभग आप मानते हुए चलो, 70 से 80% जो कंटेंट हम अपना कवर करेंगे, जो भी लैब्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, उनको आप जो है रिपीट कर सकते हो डी क्लाउड पे जाके। डी क्लाउड या इनका जो डेवनेट सैंडबॉक्स है, उस पे आप जाके जो है ये कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। हालांकि डेवनेट सैंडबॉक्स में आपको शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड होगी, आपको पहले से लैब को शेड्यूल करना पड़ेगा, एक फिक्स टोपोलॉजी होगी, और उस फिक्स टोपोलॉजी पे आपको जो है काम करना है। लेकिन डी क्लाउड जो आपका है, ये आप कह सकते हो कि ऑलवेज ऑन वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे जाके आप जो है, आप डी क्लाउड पे जाके आप लगभग आप मानते हो चलो कि जो भी हम क्लास में कंटेंट कवर करेंगे ना, आप उसको काफी हद तक रिप्लिकेट, काफी हद तक आप रिपीट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आपको मतलब मैनुअली अगर हम बात करें, मैनुअली अगर हम बात करें तो अपने एंड पे कुछ लैब वगैरह डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर भी नहीं पाओगे। तो आप डी क्लाउड पे जाके, आप डी क्लाउड पे जाके काफी हद तक जो है चीजों को मतलब मिमिक कर सकते हो। डी क्लाउड पे जाके आप काफी हद तक चीजों को आप ये कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। पूरा नहीं कर पाओगे, पहले ही बता रहा हूँ, पूरा नहीं कर पाओगे, पूरा कंप्लीटली नहीं कर पाओगे, सब चीजें नहीं हो पाएंगी, सब चीजें आपके पास नहीं हो पाएंगी, बट कर सकते हो, काफी हद तक चीजें आप वहां पे कवर अप कर पाओगे। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो क्या करना है, आपको डी क्लाउड पे लॉग इन करना है, अपने सिस्को आईडी से आप लॉग इन कर लेना। तो लेट मी शो यू। Sir, is this available to everyone? Because हाँ, सभी के लिए ओपन टाइप है। ठीक है, आप डी क्लाउड पे जाओ, बस यहाँ पे आपको अपने सिस्को आईडी से लॉगिन करना रहेगा। जो आपका सिस्को आईडी है आप उससे लॉगिन कर लो। लेट मी ओपन इट। इसमें मतलब काफी हद तक आप जो है चीजें मिमिक कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे, जो हम अपने लैब एग्जाम में कवर, जो अपने हम लैब में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट मी लॉग इन विद माई क्रेडेंशियल। नहीं है आपके पास तो आप क्रेडेंशियल्स बना लेना, सच एज कुछ इशू नहीं। जब क्रेडेंशियल्स से आप यहाँ पे जब लॉग इन करोगे, ठीक है, जब आप डी क्लाउड पे लॉग इन करोगे, तो डी क्लाउड पे लॉग इन करने के बाद लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे कैटलॉग पे, कैटलॉग पे जाके आप यहाँ पे जाना, साइड में
ठीक है, यहाँ पे जाना आप जो है डी क्लाउड, यहाँ पे जाना आप इंस्टेंट डेमो पे, यहाँ पे डी क्लाउड पे क्लिक करना, यहाँ पे इंस्टेंट डेमो पे क्लिक करना। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे, ठीक है, या तो यहाँ पे सर्च मार लेना, कैटलॉग में सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे देखो, यहाँ पे आपको सिस्को कैटलिस्ट सेंटर 2.3.7 इंस्टेंट डेमो न्यू टोपोलॉजी ऐसा करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका एस डी ए का डेमो है। नीचे अगर आप आओगे तो एस डी वैन का भी डेमो है। आपको पुराने किसी वर्जन पे करना है अगर प्रैक्टिस, तो ये एस डी वैन 20.13 है। ठीक है, नीचे आओगे तो ऐसे ही मतलब आते रहोगे, आईस 3.3 फॉर एग्जाम्पल, 2.3.7.4 फॉर कैटलिस्ट सेंटर। नीचे आते जाओगे आपको यहाँ पे अलग अलग डेमोज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे डेमोज देखने को मिलेंगे। ये रहा जैसे 2.3 डीएनएस इंटर ऑटोमेशन एंड इंश्योरेंस 2.3.5 फॉर एग्जांपल, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे आप क्या करो, यहाँ पे आप क्लिक करो। इस पे आपने क्लिक किया, जो भी करना हो 2.3.5 2.3.7 जो आपको ठीक लगे इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ये ओवरव्यू दे देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप रिसोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप जो है चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन है आपके इस लैब को एक्सेस करने का। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, व्यू बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इट विल ओपन डीएनएस सेंटर यूजर इंटरफेस डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली आपको डीएनएस सेंटर का यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है यूजर नेम पासवर्ड को डाल के। तो यूजर नेम पासवर्ड आपका रहता है डेमो, एंड डेमो 1234 एक्सक्लेमेशन मार्क, वो कहीं ना कहीं लिखा होगा वैसे यहाँ पे। अगर मैं बैक जाऊंगा कि वहां पे मतलब यूजर नेम पासवर्ड लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड आपका डेमो यूजर इंटरफेस पे सीधा लॉग इन कर पाओगे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई शेड्यूलिंग नहीं करनी, इंस्टेंट डेमो है, तुरंत के तुरंत आप लॉग इन कर सकते हो। ऐसे अगर आपको नए वर्जन पे प्रैक्टिस करनी है तो आप नए वर्जन का जीवाई भी देख सकते हो। हालांकि मैं इस पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा जो लैब एग्जाम है उसमें 2.3.5 है, तो उसमें 2.3.7 नहीं है। ठीक है, 2.3.7 का ये जो आपका डीएनए सेंटर है ये हमारे एक्चुअली लैब एग्जाम में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा। आपको अगर चेक करना है तो आप बिल्कुल चेक करो। इसका GUI बिल्कुल अलग है, इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो बिल्कुल अलग है। इस पे आप क्लिक करोगे तो इसका यूजर इंटरफेस आपका काफी अलग आपको देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से आता है। देखिए यहाँ पे देखो, ये लोगो ऊपर चेंज कर दिया, यहाँ लोगो चेंज कर दिया, इसका यूजर इंटरफेस आपको थोड़ा अलग सा दिखाई देगा इस 2.3.7 वाले का। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो बिल्कुल करो, आपकी चॉइस है। आपको एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर करो, बट दिस इज व्हाट वी विल कवर, दिस इज व्हाट वी विल फोकस ऑन, क्योंकि यही हमारे एग्जाम 2.3.5 हमारे एग्जाम में है, तो 2.3.5 को ही हम यूज करेंगे। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये जो आपका 2.3.7 वाला है, कंपैरेटिवली अगर आप देखना चाहो कि भाई सिस्को कैटलिस्ट सेंटर यूजर नेम पासवर्ड आपका सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसका भी यूजर नेम पासवर्ड आपका सेम ही रहेगा, इस पे भी आप लॉग इन कर सकते हो। और आप यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर आप चेक करोगे 2.3.5 का जो यूजर इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। यहीं पे आपको सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। फ्रॉम हियर दीज आर कॉल्ड वर्कफ्लोज, करेंगे इनका डिस्कशन। डिजाइन वर्कफ्लो, पॉलिसी वर्कफ्लो, प्रोविजन वर्कफ्लो, एश्योरेंस वर्कफ्लो, ये चार तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, एकदम A to Z पूरा देखेंगे। उसके बाद वैरायटी ऑफ टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, डेवलपर ऑप्शंस हमारे पास जो अवेलेबल हैं, उसके बाद हमारे पास जो क्या क्या टास्क एक्टिविटीज, क्या क्या चीजें आपके बैकएंड में हो रही है, मॉनिटरिंग करने के कुछ ऑप्शंस, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स, सिस्टम सेटिंग्स एंड एवरीथिंग, मतलब काफी हद तक काफी चीजें हम यहाँ पे अपने डीएनएस सेंटर पे एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे देखोगे आप तो ये कैटलिस्ट सेंटर का, ये डीएनएस सेंटर है, कैटलिस्ट सेंटर है, सेम ही है ना, डीएनएस सेंटर कैटलिस्ट सेंटर। अगर आप यूजर इंटरफेस की बात करोगे तो हल्का सा जो आपका यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, आप नोटिस करो। ठीक है, तो यूआई है, जो यूजर इंटरफेस है वो आपको थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाई देगा। नोटिस करोगे तो आपको कुछ नए फीचर भी दिख जाएंगे, इसमें इतना ही है 3 2 5, इसमें कुछ और ज्यादा है। मतलब नए 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 वर्जन, नए नए फीचर्स, प्रोडक्शन में काम करो, जब यूज हो तो देखते रहो नए नए फीचर्स जो भी आपके हैं। फिलहाल जो बेस चीजें हैं उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो नए नए वर्जन में नए नए फीचर्स आपके आते जाते रहते हैं, तो आप दोनों को एक्सप्लोर करो, आप दोनों को एक्सप्लोर करो, आप दोनों को एक्सप्लोर करो, आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं आपको यहाँ से। और ये मतलब केवल रीड ऑनली नहीं है, इसमें रीड राइट दोनों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिजाइन पे गए, सपोज आपको कोई साइट बनानी है, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, आप इस पे जाके बना सकते हो। आप डिजाइन पे गए, नेटवर्क हायरार्की पे गए, और ऐसा नहीं कि आपका ये रीड ऑनली है, आप यहाँ पे रीड राइट दोनों है। आप यहाँ पे जैसे आप अपने, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, वैसे आप यहाँ पे जाके जैसे ग्लोबल पे गए, यहाँ पे जाके आपने ऐड एरिया पे क्लिक किया, यहाँ पे आप एरिया ऐड कर सकते हो। इसमें मतलब ये रीड रीड ऑनली नहीं है, इट्स रीड राइट। डिजाइन में गए, नेटवर्क हायरार्की में गए,
नए वाले वर्जन के हिसाब से अगर हम बात करें, राइट। यहाँ पे गए, हमने कहा ऐड एरिया, ऐड एरिया में हमने कहा नहीं, ऐड एरिया में हमने कहा जैसे मान लो इंडिया, ऐसे करके हमने यहाँ पे इंडिया करके हमने ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो मतलब ऐड हो जाएगा ये रहा। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे पास केवल रीड ऑनली है, रीड राइट दोनों है। एरिया के अंदर हमने एक और एरिया बना दिया, बिल्डिंग ऐड कर दिया, करेंगे हम आगे। तो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, काफी हद तक आप चीजों को रिपीट कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि 100% कर पाओगे, बट आप आउट से कि 70-80% आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जो चीजें हम अपने, अगर हम बात करें लैब में हम करेंगे, उन चीजों को आप काफी हद तक आप यहाँ पे एक्चुअल में ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैनेज क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रेडेंशियल्स मैनेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप आईपी एड्रेस पूल क्रिएट कर सकते हो ग्लोबल पे जाके, ऐड आईपी पूल फॉर एग्जांपल, वायरलेस। मतलब ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक कि केवल और केवल रीड ऑनली ही है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि इट्स ओनली रीड ऑनली, इट्स रीड राइट बोथ। लगभग, मतलब ऑलमोस्ट आपको जो है रीड राइट दोनों मिल जाएगा। तो जो आप मतलब अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पे हम लैब में करेंगे उनको आप यहाँ पे रिपीट कर पाओगे। ऐसे आप पॉलिसी में जाओगे, पॉलिसी में जाके आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप अपना, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन। उसके बाद आप यहाँ पे उसके लिए पॉलिसी बना सकते हो, सब करोगे आप। अब कुछ चीजों को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, फिर और क्या है, कुछ चीजों को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। अब जैसे आपको सपोज हम बात करेंगे डिवाइस को ऐड करने की मैनुअली, डिवाइस को ऐड करने की लैन ऑटोमेशन, कुछ चीजें नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। अब ये थोड़ी ना अलाउ करेंगे कि आप जो है डीएनए सेंटर पे जाके, इनके डीएनए सेंटर पे जाके आप कोई डिवाइस ऐड कर लो, वो सब नहीं अलाउ करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि आप 100% सब कर सकते हो, बट फिर भी 70% तक, 60, 70, 80% तक आप जो है चीजें यहाँ पे बिल्कुल रिपीट कर पाओगे। आप यहाँ पे प्रोविजन पे जाओ, प्रोविजन पे जाके आप एसडीए पे जाओ, एसडीए में जाके आप वीएन वगैरह पे जाओ, आप वीएन बना सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे वीएन्स क्रिएट कर सकते हो। आई गेस ये मैंने ही बनाया था लास्ट टाइम पे, ठीक है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे जाके आप फैब्रिक साइट पे जाओ, एक फैब्रिक साइट आप बना सकते हो, सब सब कर पाओ। मतलब आप जितना आपको लैब में कराया जाए उसको आप रिपीट करने की कोशिश यहाँ पे करो। लेटर ऑन जब कभी आप लैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तब आपको हम लैब डीएनए सेंटर का डेडिकेटेड एक्सेस देंगे, बेस्ड ऑन की लैब एग्जाम में क्या कंटेंट में है, लैब एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, क्या चीजें हैं आपके पास, जो है किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। जब कभी आप आगे लैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, लैब एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करोगे, तब आपको फिर थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सेस यहाँ पे जो हमारा लोकल डीएनए सेंटर है उसका फर्दर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, फिलहाल के लिए आपको जो है, जो चीजें हम आपके लैब में कवर करें वहां पे, उनको आपको यहाँ पे रिपीट करना है, उनको यहाँ पे आपको डीएनए सेंटर पे जाके डी क्लाउड वाले पे रिपीट। अगेन रिपीटिंग, आप सब चीजें नहीं कवर कर सकते, लेकिन जितना कवर कर पाओगे उतना आपका सफिशिएंट रहेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप मतलब कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आप यहाँ पे रिपीट करोगे, ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगा। नाम चेंज हो गया है तो नाम से डरने की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट सेंटर हो गया, पहले डीएनए सेंटर था, तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा बहुत चेंज किया है, नई चीजों का सपोर्ट ऐड किया है, तो मतलब इतना सच एज कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ गया। तो चीजों को आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे फर्दर ऑन एक्सप्लोर डी क्लाउड पे कर सकते हो। और आप डेवनेट सैंडबॉक्स पे जाके लैब शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको जो है प्रैक्टिकल करने हैं, आपको मतलब चीजों को मतलब अकॉर्डिंगली सेटअप करना है, तो उसके लिए इनका जो डेवनेट सैंडबॉक्स है, ठीक है, डेवनेट सैंडबॉक्स पे जाके आप वहां पे टोपोलॉजी को, मतलब ये एक पहले से आपको रिजर्व करना पड़ेगा, लेकिन डेवनेट सैंडबॉक्स पे जाके, ठीक है, वहां पे जाके आपको जो है ये जैसे इनका डेवनेट सैंडबॉक्स है, ठीक है, मैंने सर्च किया डेवनेट सैंडबॉक्स, तो लॉग इन विद सिस्को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। सर सेशंस तो डी क्लाउड में भी शेड्यूल हो जाते हैं। हो जाते हैं, बट फिर वही है कि आपको देखना पड़ेगा, मतलब डी क्लाउड इंस्टेंट डेमो के लिए यूज करो, वही बेटर है। अच्छा। मतलब इंस्टेंटली अगर आपको कुछ चेक करना है तो उसके लिए यूज करो, वही बेटर रहेगा। मतलब इस पे शेड्यूल का तो मैंने, हाँ हो जाते होंगे, मतलब ऐसा नहीं है, हो जाते होंगे, बट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। Yes. ठीक है, मैं टिपिकली इंस्टेंट डेमो के लिए ही यूज करता हूँ डी क्लाउड को। ठीक है, अदर देन दैट अगर मुझे कुछ जैसे, वैसे तो मतलब इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, बट जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको कुछ लैब्स वैब्स करनी है, तो फिर आप यहाँ पे मतलब उनको शेड्यूल कर लो। ठीक है, मतलब ये शेड्यूल, जैसे ये आइस ऑलवेज ऑन सैंड बॉक्स, कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब ना यहाँ पे जो दे रखा है ना उसको इससे इंटीग्रेट किया होगा। ऐसा तो नहीं करेंगे कि दो चार डीएनए सेंटर अलग अलग डिप्लॉय करें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैकएंड में कुछ ना कुछ इंटीग्रेट किया होगा। जैसे ऑलवेज ऑन सैंड बॉक्स है आपका, उस पर लॉन्च पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो है बता देगा कि कैसे कब लॉन्च करना है क्या नहीं। तो मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसमें होगा आपके डीएनए सेंटर का कहीं ना कहीं।
तो ये आई गेस आपकी जो है ऑलवेज ऑन नहीं, रिजर्वेबल, रिजर्वेबल वाले पे आपको जो है। सर इसमें मोरलेस सारी टेक्नोलॉजीज कवर करते होंगे ना? हाँ, इसमें लगभग मतलब आपका डेमो वाइज, डेमो पॉइंट वाइज अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना है और आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो आप मतलब कर सकते हो। जैसे ये है अब आपका, ये कैटलिस्ट सेंटर जैसे हो गया, या सिस्को मॉडलिंग लैब हो गया, सीएमएल हो गया आपका। तो ये कैटलिस्ट सेंटर पे आप क्लिक करोगे, बस इसको आपको अब क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। तो मतलब ये आपको यहाँ पे रिजर्व करना पड़ेगा, ये जो लैब है आपकी आपको रिजर्व करनी पड़ेगी। लगभग 22 मिनट लगेंगे देखो इसको लॉन्च होने में। मतलब ये आपको पहले से रिजर्व करनी पड़ेगी, एंड देन 2 घंटे के अंदर आपको मतलब जितना आप कर पाओगे उतना कर पाओगे। बट एक खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको जो है कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एसडीए का बेसिक ओवरव्यू दे रखा है, उसके बाद एसडीए की डिटेल दे रखी है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल रिसोर्सेज जो भी आपके रिक्वायर्ड होंगे, तो डीएनएस इंटर ऑन, डेवनेट सैंडबॉक्स क्या है क्या नहीं। तो ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप कह लो कि डॉक्यूमेंटेशन वाइज जो है क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रीड द डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली, फिर आप मतलब यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे मतलब पॉइंट ये है कि आप लैब रिजर्व करके करना चाहते हो तो आप लैब रिजर्व करके भी कर सकते हो। ठीक है, एक ऑलवेज ऑन वाला है देखो यहाँ पे, और एक आपका ये वाला है मतलब रिजर्वेबल है। ठीक है, तो दोनों आप मतलब रिजर्वेबल सैंड बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देख लेना कैसे रिजर्व करना है, कैसे क्या करना है। कोई फिक्स टोपोलॉजी रहेगी जिसपे आपको काम करना रहेगा। अगेन नॉट एवरीथिंग यू विल बी एबल टू डू, बट एनीवे मतलब काफी हद तक आप यहाँ पे चीजों को कवर कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर करो, थोड़ा इसको आप चेक करो, और अकॉर्डिंगली आप देखो कि आप किस तरीके से कवर कर पाओ। जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वाले पे ही रहो। ये ऑलवेज ऑन वाला जो आपका डीएनए सेंटर है, आप इस पे ही रहो, डी क्लाउड वाले पे। जो चीजें हम कवर करें उनको आप रिपीट करो, काफी हद तक आप यहाँ से चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे। बाकी डेवनेट सैंडबॉक्स पे भी कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ऑन प्रेम यहाँ पे हमारे पास डीएनए सेंटर भी है, स्विचेस भी हैं, एपीज भी हैं, डब्ल्यूएलसी भी हैं। तो ऑन प्रेम पे तो मैं आपको सब करके दिखा दूंगा। ठीक है, बट यू विल नॉट गेट दी हैंड्स ऑन ऑफ द लैब राइट अवे। लेटर ऑन आपको लैब एक्सेस कभी जब लैब एग्जाम की आप तैयारी वगैरह करोगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आप डी क्लाउड पे डिपेंडेंट रहो, या डी क्लाउड पे जाके आप जो है जितनी लैब हो सकती है उतनी लैब आप परफॉर्म करो। एटलीस्ट ऑप्शन तो एक्सप्लोर करो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे रहता है, डीएनए सेंटर के यूजर इंटरफेस में कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। जितना हो सके आप अपना फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि 2.3.5 वाले पे करो। 2.3.5 जो है आपकी वो एग्जाम में है। ठीक है, और जो आपका 2.3.7 है, ठीक है, वो आपके जो लेटेस्ट आपका जो वर्जन है वो रहेगा। इसका जो यूजर इंटरफेस है थोड़ा सा अलग है, इसका जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग है। यूआई में हल्का फुल्का हियर एंड देयर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सेम ही रहेंगे। कुछ नई नई चीजों का सपोर्ट होगा इसमें, इसमें नहीं होगा उन चीजों का सपोर्ट। तो हियर एंड देयर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बट बेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके सबके सेम। तो दिस इज एवरीथिंग दैट यू शुड नो बिफोर वी बिगिन अवर कंटेंट। मतलब कंटेंट से पहले आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि हम क्या कवर करेंगे। आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, क्या हम नहीं कवर करेंगे, क्या हम लिमिटेड अमाउंट में कवर करेंगे। उन सब चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ बेसिकली वी आर रेडी टू स्टार्ट दी कंटेंट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाई वी नीड लाइक सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। लाइक ट्रेडिशनल नेटवर्क, चाहे आपका लैन हो चाहे आपका वैन हो, देर आर अ फ्यू चैलेंजेस इन द ट्रेडिशनल नेटवर्क। कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको ट्रेडिशनल नेटवर्क में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका लैन हो चाहे वो आपका वैन हो, डज नॉट मैटर। देर आर अ फ्यू challenges in the traditional network. Challenges regarding आपका डिप्लॉयमेंट, challenges regarding आपका implementation like design, challenges regarding like policies and all। तो मतलब सेवरल डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आपको आपके ट्रेडिशनल लैन और वैन इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोज चैलेंजेस एंड देन सी कि किस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ने उन चैलेंजेस को एलिमिनेट किया। तो देर आर मेनी चैलेंजेस इन टूडेज नेटवर्क। आज के जो मॉडर्न डे जो नेटवर्क है वहाँ पे आपके कई सारे चैलेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और वो मेजर चैलेंजेस आपके क्यों हैं? मेजर चैलेंजेस आपकी इस वजह से हैं क्योंकि आपका जो मैनुअल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती है। मतलब मेजर चैलेंजेस आपको इस वजह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्योंकि आपको एक्चुअल में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रेगमेंटेड टूल ऑफरिंग। फ्रेगमेंटेड टूल ऑफरिंग का मतलब क्या है कि
डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज दे यूज डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, और डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को हम यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन प्रोविजनिंग के लिए कोई अलग टूल होगा, कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग के लिए कोई अलग टूल होगा, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी इन्फोर्स करने के लिए कुछ अलग टूल होगा। बेसिकली देर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जिनको यूज करके देर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जिनको यूज करके आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस को मैनुअली आपके डिवाइसेस पे परफॉर्म किया जाता है। पॉइंट वही है, जो मेजर चैलेंजेस आपको यहाँ पे मेजर चैलेंजेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेजर चैलेंजेस आपको देखने को इस वजह से मिलेंगे क्योंकि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमें एक्चुअल में मैनुअली परफॉर्म करनी पड़ती है। देयर आर मेनी चैलेंजेस इन टुडेज नेटवर्क in managing the network because of like manual configuration and fragmented tool offering. Fragmented tool offering का मतलब यही है कि आपकी अलग अलग काम को करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट टूल्स वगैरह आपकी यूज करती है। तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप परफॉर्म करोगे दे आर स्लो, दे आर एरर प्रोन एंड प्रूविंग टू बी इनफेक्टिव इन अ मॉडर्न डे नेटवर्क। मतलब सपोज आपको एन नंबर ऑफ डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है, और उन एन नंबर ऑफ डिवाइसेस को अगर आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अगर आप उन एन नंबर ऑफ डिवाइसेस को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने में आपका टाइम भी लगेगा, और जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे उन कॉन्फ़िगरेशंस में एरर होने के चांसेस भी रहेंगे। इस वजह से आपकी जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हैं आपके डिवाइसेस पे, दे आर प्रूविंग टू बी इनफेक्टिव इन अ मॉडर्न डे। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ा, जैसे जैसे आपके नेटवर्क की ग्रोथ हुई, आप नोटिस करोगे कि ह्यूमंस, अर्लियर क्या होता था कि ह्यूमंस वर दी ओनली यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। ह्यूमंस मतलब हम लोग, ह्यूमंस वर दी ओनली यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। बट अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो ह्यूमंस आर नॉट दी ओनली यूजर्स ऑफ द नेटवर्क, ह्यूमंस आर दी यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, तरह तरह की एप्लीकेशंस हैं, तरह तरह की डिवाइसेस हैं। देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, देर आर डिफरेंट यूजर्स, देर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट डिवाइसेस जो एक्चुअल में हमारे नेटवर्क को यूज करती हैं, नेटवर्क को एक्सेस करती हैं। With the growth of users and different device types coming into the network, डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूजर्स, कुछ यूजर्स आपके मोबाइल यूजर्स हैं, मतलब जो आपके रोम कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, और वो अकॉर्डिंगली आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। कुछ यूजर्स आपके फिक्स्ड यूजर्स हैं जो आपके एक लोकेशन पे बैठ के ही, जैसे ऑफिस में जाके ही फॉर एग्जांपल आपके काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आपके नेटवर्क में आने लगी, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप, डेस्कटॉप तो होता ही होता था। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपकी आईओटी डिवाइसेस भी आपको देखने को मिलती हैं, स्मार्ट होम अप्लायंसेज और वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पॉइंट ये है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर नाउ डेज, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस नाउ डेज। मॉडर्न नेटवर्क में आपको तरह तरह की डिवाइसेस, तरह तरह के यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे। यूजर्स आर नॉन मोबाइल, वो आपके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपके ट्रेवल कर रहे हैं, वाइल ट्रेवलिंग दे आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज। यूजर्स आपके फिक्स यूजर्स हैं जो आपके एक लोकेशन पे बैठ के ही रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमंस देर आर लाइक एप्लीकेशंस दैट आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज। मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर रहा है सो दैट इट कैन रिट्रीव a variety of statistical information and all। तो ह्यूमंस आर नॉट दी ओनली यूजर्स ऑफ द नेटवर्क, ह्यूमंस तो हैं ही, उसके अलावा एप्लीकेशन हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके टूल्स हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स नाउ डेज इन द नेटवर्क, एंड नॉट ओनली राउटर्स स्विचेस और जो टिपिकल आपके डिवाइसेस हैं वो तो हैं ही। उनके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे थिंग्स सच एज आईओटी डिवाइसेस वगैरह भी हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज के टाइम पे देखने को मिलती है। ओवरऑल पॉइंट वही है, ओवरऑल पॉइंट आपका यही है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको यूजर्स देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स दे यूज डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बेसिक। तो अब इन सभी डिफरेंट तरह के यूजर्स और डिफरेंट तरह के डिवाइसेस के लिए हम किस तरीके से फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करें, कैसे हम उन यूजर्स के क्रेडेंशियल्स क्रिएट करें, कैसे हम एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं ताकि उन पॉलिसीज को यूज करते हुए हम ये रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि कौन सा यूजर आपकी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, कौन सी डिवाइसेस आपकी दूसरी आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकती हैं, कौन सी नहीं, फॉर बोथ वायर्ड यूजर एंड द वायरलेस यूजर। सो configuring user credentials, maintaining a consistent policy across the network for both wired and wireless infra is getting more and more complex। मतलब जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहीं ना कहीं मोर एंड मोर आपकी कॉम्प्लेक्स हुई जा रही है। एंड दिस इज बिकॉज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, दिस इज ओनली बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हमारे नेटवर्क में आज के टाइम पे देखने को आपके मिलते हैं। तो ओवरऑल ओवरऑल आपकी समरी ये है, ओवरऑल समरी ये है कि द रेट एट विच चेंजेस आर हैपनिंग, जिस रेट से आपके जो है चेंजेस हो रहे हैं, द रेट एट विच चेंजेस आर हैपनिंग इट एक्सीड्स द रेट एट विच चेंजेस आर हैपनिंग इट एक्सीड्स द ह्यूमन स्केल। जिस रेट से आपके चेंजेस हो रहे हैं, जिस रेट से आपके चेंजेस हो रहे हैं, उस रेट से आपके चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ है।
द पेस ऑफ चेंज एक्सीड्स द ह्यूमन स्केल। जिस रेट से आपका चेंज हो रहा है उस रेट से आपके कन्फिगरेशंस कर पाना, मैनुअल कन्फिगरेशंस वगैरह कर पाना, वो आपका कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स है, वो आपका थोड़ा सा टफ है। तो अगर हम ओवरऑल समराइज करें, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें मॉडर्न डे नेटवर्क में आपके फेस करने को मिलेंगे, एक टिपिकल इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या चैलेंजेस आपके फेस करने को मिलेंगे, अगर हम उनको समराइज करें, अगर हम उनको ब्रीफ करें कि व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस जो हमें देखने को मिलेंगे। तो इफ वी समराइज दोज चैलेंजेस, दो तरीके से आप जो है ओवरऑल अगर हम बात करें, दो तरीके से आप उन चैलेंजेस को यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो आपको फेस करने को मिलेंगे नेटवर्क ऑपरेशंस से रिलेटेड। देयर आर चैलेंजेस जो आपको फेस करने को मिलेंगे नेटवर्क ऑपरेशंस से रिलेटेड। एंड देयर आर चैलेंजेस जो आपको फेस करने को मिलेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशंस से रिलेटेड टू द नेटवर्क ऑपरेशंस। एंड देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। क्या चैलेंजेस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला जो आपका, अगर हम बात करें सबसे कॉमन जो चैलेंज, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें चैलेंजेस की, अगर हम बात करें सबसे पहला चैलेंज जो हमें फेस करने को मिलेगा ट्रेडिशनल नेटवर्क में, जो हमें चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा वो है आपका कन्फिग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस। आपको याद होगा कि जितने भी डिवाइसेस हम डिप्लॉय करते हैं, जैसे सपोज हमने कोई राउटर डिप्लॉय किया, हमने कोई स्विच डिप्लॉय किया, हमने कोई फायरवॉल डिप्लॉय करी, कोई भी डिवाइस हमने डिप्लॉय करी, एवरी डिवाइस, हर एक डिवाइस का अपना, एवरी डिवाइस जो हमने डिप्लॉय करी, एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ, अगर आपको याद हो, एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन। We have this thing called like control plane, we have this thing called management plane, and we have this thing called data plane. डिवाइस आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिटी ऑफ अ डिवाइस, एक डिवाइस क्या क्या फंक्शंस आपकी परफॉर्म कर सकती है, फंक्शनलिटी ऑफ अ डिवाइस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री आर्किटेक्चरल प्लेन्स। पहला जो आर्किटेक्चरल प्लेन है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज कॉल्ड कंट्रोल प्लेन, देन मैनेजमेंट प्लेन, देन द डेटा प्लेन, या कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, जो भी आपके। कंट्रोल प्लेन फंक्शंस या कंट्रोल प्लेन आपकी डिवाइस का वो पार्ट होता है, मतलब आपके राउटर का, स्विच का, फायरवॉल का कंट्रोल प्लेन आपका वो पार्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक डिसीजंस, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज टेबल्स, जिनके बेसिस पे आपके पैकेट की फॉरवर्डिंग की जाएगी। कंट्रोल प्लेन is responsible to populate different types of tables such as, for example, आपकी routing table such as like ARP cache, स्विचिंग में अगर हम बात करें तो एसटीपी डेटाबेस वगैरह, जितने भी तरह की आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनती हैं, ठीक है, वो आपकी कंट्रोल प्लेन जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके बनाते हैं। जैसे हमने जब दो राउटर्स के बीच में, फॉर एग्जांपल हमने जब दो राउटर्स के बीच में यहाँ पे हमने ओएसपीएफ चलाया, तो ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल के मैसेजेस एक्सचेंज हुए। जब ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल के मैसेजेस एक्सचेंज हुए तो दोनों के बीच में ओएसपीएफ की नेबरशिप बनी। ओएसपीएफ की नेबरशिप बनने के बाद आपके जो सबनेट्स हैं उन सबनेट्स को आपस में एक्सचेंज किया गया। जब आपके राउट्स की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई तो इन दोनों के, आपकी जो राउटिंग टेबल है, इन दोनों के बीच में आपकी जो राउटिंग टेबल है वो राउटिंग टेबल आपकी पॉपुलेट। तो कंट्रोल प्लेन इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दीज वैरायटी ऑफ टेबल सच एज राउटिंग टेबल, आर्प टेबल, आर्प कैशे, एसटीपी डेटाबेस और तरह तरह की टेबल्स बनाने का काम आपके कंट्रोल प्लेन कराता है। कंट्रोल प्लेन बेसिकली इज द ब्रेन ऑफ द डिवाइस। इट्स मोर लाइक सीपीयू सेंट्रिक आपके जितने भी टास्क होते हैं वो सारे आपके कंट्रोल प्लेन परफॉर्म करता है। ठीक है, ओएसपीएफ का पैकेट बना के भेजना है, कंट्रोल प्लेन बनाएगा। ओएसपीएफ का पैकेट रिसीव करना है, कंट्रोल प्लेन करेगा। ओएसपीएफ के पैकेट से हमें राउट्स की इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में डालनी है, कंट्रोल प्लेन करेगा। कंट्रोल प्लेन में आपकी जो वैरायटी ऑफ टेबल्स बनती हैं, इनको यूज करके आपका जो डेटा प्लेन होता है ये एक्चुअल में डेटा फॉरवर्डिंग करने का काम करता है। थिंग्स सच एज इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डेटा प्लेन की है। आपके डिवाइस पे कोई पैकेट आएगा, पैकेट को रिसीव करना, पैकेट को डिकैप्सुलेट करना, राउटिंग टेबल लुकअप करना, चेक करना राउटिंग टेबल, और चेक करके आपके पैकेट को आगे की तरफ पास करना, ये सारा फंक्शन आपके पास जो है डेटा प्लेन का है। कंट्रोल प्लेन कंट्रोल्स द डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन बताता है डेटा प्लेन को कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन तक जाना है तो वहां तक जाने का आपका एग्जिट इंटरफेस फॉर एग्जाम्पल क्या हो, मतलब डेटा फॉरवर्डिंग में, डेटा फॉरवर्डिंग करने के लिए जो आपके डिवाइस का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट इज व्हाट वी रिफर टू एज द डेटा प्लेन। Data plane is responsible to perform the packet forwarding. Data plane performs things such as encapsulation, decapsulation. Encapsulation, decapsulation करने का काम आपके डिवाइस के डेटा प्लेन का है। डेटा प्लेन रेफर करता है उन टेबल्स को जो टेबल्स आपके कंट्रोल प्लेन ने बनाई, सच एज राउटिंग टेबल, सच एज आर्प कैशे। डिसाइड करता है कि कौन से पोर्ट्स आपके ब्लॉक हैं, उन पोर्ट से हम डेटा को सेंड नहीं करेंगे।
तो कंट्रोल प्लेन जो आपकी कंट्रोल प्लेन यूजेस दीज कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल्स टू बिल्ड वैरायटी ऑफ टेबल्स, जिसको डेटा प्लेन यूज करती है, डेटा प्लेन यूज करता है टू टेक इट्स डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजंस। एंड मैनेजमेंट प्लेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, कि आप डिवाइस कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या आपने अपने डिवाइस का टेलनेट एक्सेस ले रखा है, एसएसएच ले रखा है, लाइन कंसोल, लाइन वीटीवाई, जो भी है, मतलब हाउ द डिवाइस इज बीइंग मैनेज्ड, दैट फंक्शन इज हैंडल्ड बाय द मैनेजमेंट प्लेन ऑफ द डिवाइस। जब आप अपने लाइन कंसोल पे जाके पासवर्ड लगा देते हो तो मतलब आप अपने मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर कर रहे हो। जब आप अपने लाइन वीटीवाई पे जाके पासवर्ड लगा देते हो तो मतलब आप अपने मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर कर रहे हो। हर एक डिवाइस का कंट्रोल प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन है, डेटा प्लेन है। एवरी डिवाइस हैज कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन। हर एक डिवाइस का कंट्रोल प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन है, डेटा प्लेन है। पॉइंट ये है, एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन। एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन। अब क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन है, इसलिए हमें हमें हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे अपने राउटर नंबर 1 पे फॉर एग्जांपल आप अपना कंसोल केबल लगाओ और आप राउटर नंबर 2 को एक्सेस कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। आपने राउटर 1 पे कंसोल केबल लगाई है तो राउटर 1 का ही एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। राउटर 1 पे आपने ओएसपीएफ चलाया, अगर आपने राउटर 1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है राउटर नंबर 2 पे अपने आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि राउटर नंबर 2 पे अपने आप आपका ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि राउटर 3 पे अपने आप आपका ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आपको हर एक डिवाइस पे लॉगिन करना पड़ेगा, हर एक डिवाइस पे लॉगिन करके आपको हर एक डिवाइस पे लॉगिन करके आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। हर एक डिवाइस अपनी अपनी राउटिंग टेबल को देखते हुए डिसाइड करेगा कि पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करना है। पॉइंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा आर्किटेक्चर है। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्लेन, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट प्लेन। सिंस एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन, हमें हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ता है। हमें हर एक डिवाइस पे जाके इंडिविजुअली अपने प्रोटोकॉल चलाने पड़ते हैं और हर एक डिवाइस की अपनी अपनी आपकी टेबल्स वगैरह बनती हैं जिनको यूज करके आपके डिवाइसेस पैकेट फॉरवर्डिंग परफॉर्म करते हैं। एवरीवन, ऑल द डिवाइसेस दे हैव all the devices they have their own all the devices they have their own set of control plane, data plane, management plane. That's why all the devices needs to be managed individually. अभी फिर भी ठीक है अगर आपका एक सिंगल वेंडर इन्वायरमेंट हो, फिर भी ठीक है। अगर आपका एक सिंगल वेंडर इन्वायरमेंट है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपका एक मल्टी वेंडर इन्वायरमेंट है तो इसमें भी दिक्कत है। लेट्स एज्यूम की डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया, आपने अपना एक कैंपस नेटवर्क बनाने का सोचा। आपने सोचा कि हम एक कैंपस बनाते हैं और आपने क्या किया, आपने वो सिस्को का जो 3 टियर मॉडल है आपने वो फॉलो किया। मतलब 3 टियर मॉडल को फॉलो करते हुए आपने कैंपस नेटवर्क बनाने की ट्राई किया। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक होती है एक्सेस लेयर। तो एक्सेस लेयर का स्विच 1 आपने लगाया, उसके बाद आपका एक्सेस लेयर का आपने स्विच नंबर 2 लगाया, उसके बाद आपने एक्सेस लेयर का यहाँ पे स्विच नंबर 3 लगाया, उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच 1 लगा दिया, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच 2 लगा दिया, यहाँ पे फिर आपने कोर लेयर के स्विच 1 लगा दिए, कोर लेयर कोर स्विच 1, यहाँ पे आपका कोर स्विच 2 हो गया। यहाँ पे आपके फिर ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो आपने लगाए राउटर, यहाँ पे आपने कुछ राउटर्स लगा दिए, ठीक है, या राउटर लगा दिए, या आपने जो है ये आपका राउटर 1 लगा दिया, यहाँ पे आपने राउटर 2 लगा दिया। ठीक है, ये कहाँ लेके जाते हैं आपको, ये मान लो लेके जाता है आपको इंटरनेट की तरफ, और ये लेके जाता है मान लो आपका, लेट्स एज्यूम कि ये लेके जाएगा आपको डेटा सेंटर वगैरह की तरफ, जो आपके डेटा सेंटर से। ठीक है, और आपने डिजाइन ये क्या नाम है, आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ इस तरीके से आपने कनेक्टिविटी परफॉर्म कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी परफॉर्म कर दी। बाकी फायरवॉल एयरवॉल भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके एंड यूजर्स कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आपके एंड यूजर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से कुछ यूजर्स आपके वायरलेसली कनेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ यूजर्स आपके वायर्ड यूजर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कुछ यूजर्स वायर्ड हैं, यहाँ पे आपका एक एक्सेस पॉइंट लगा है, यहाँ पे कुछ यूजर्स वायरलेसली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक वायरलेस लैन कंट्रोलर लगा रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ आपने फॉर एग्जांपल मान लो डिजाइन बना रखा है। अब हर एक डिवाइस का अपना अपना कंट्रोल प्लेन है। एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन। सबका अपना अपना कंट्रोल प्लेन है, सबका अपना अपना डेटा प्लेन है। कंट्रोल प्लेन सबका अपना अपना है, सबका डेटा प्लेन है, और सभी का अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन है। तो हमें हर एक डिवाइस पे जा जाके इंडिविजुअली, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है,
तो हमें हर एक डिवाइस पे जा जाके हर एक डिवाइस का हमें एक्सेस लेना पड़ेगा, टेलनेट एसएसएच करके कंसोल से, जैसा भी है। हर एक डिवाइस पे जा जाके हमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी वैरायटी ऑफ टेबल्स बनेंगी, और टेबल्स बनने के बाद आपके पैकेट फॉरवर्डिंग परफॉर्म की जाएगी। दिक्कत ये है कि अगर ये सभी, अब इसमें भी चैलेंज क्या है, ये तो चैलेंज है ही, उसके अलावा दिक्कत क्या है कि अगर ये आपके सिंगल वेंडर की डिवाइस है तो फिर भी ठीक है, बट अगर आपके दो अलग अलग वेंडर की डिवाइसेज हैं, सपोज आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो स्विचेस लगा रखे हैं, एक्चुअल में जो आपके स्विचेस हैं, स्विचेस आपके एचपी के स्विचेस हैं या किसी अदर कंपनी के स्विचेस हैं। यहाँ पे जो आपने स्विचेस लगा रखे हैं, या आपके जो है सिस्को के स्विचेस हैं, कोर पे जो राउटर्स लगा रखे हैं वो जूनिपर के राउटर्स लगा रखे हैं, फिर क्या करोगे? अब आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्को की बात करते हैं, तो सिस्को में आपका चलता है पीवीएसटी, पर विलैन स्पैनिंग ट्री, लेकिन एचपी में चलता होगा आपका नॉर्मल एसटीपी। फिर कंपैटिबिलिटी कैसे रखोगे? एचपी के एचपी की डिवाइसेस को एक्सेस करने का तरीका अलग है, सिस्को डिवाइसेस को एक्सेस करने का तरीका अलग है, दोनों के तरीके अलग अलग हो गए। इसको हो सकता है मैनेज करने का टूल कुछ अलग होता हो, इसको मैनेज करने का टूल कुछ अलग होता हो, फ्रेगमेंटेड टूल्स हैं, अलग अलग चीजों को करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं। तो ऑन मतलब बॉक्स बाय बॉक्स जब आप कन्फिगरेशन की बात करते हो, बॉक्स बाय बॉक्स कन्फिगरेशन में यही दिक्कत है। अगर सारे बॉक्सेस आपके सेम वेंडर के हैं तो फिर भी ठीक है, बट अगर अलग वेंडर के हैं तो फिर हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज these boxes one by one, and also like what about the compatibility, what about like STP PVST? ये आपका एक चैलेंज है। ये आपका डिप्लॉयमेंट, ये आपकी अगर हम बात करें आपके डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन को लेके चैलेंज है। अब यहीं पे आपको एक नई डिवाइस लगानी है, मतलब आपको एक नई डिवाइस लगानी है। अगर आपको एक नई डिवाइस लगानी है तो उस नई डिवाइस को आपको लगाने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए आपको केबलिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मतलब आपको इनिशियल डे 0 डे 1 डे 2 जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी होंगी वो आपको करनी पड़ेगी। इफ यू हैव टू डिप्लॉय अ न्यू डिवाइस, जो कॉन्फ़िग, सपोज आपको एक नया एक्सेस लेयर का स्विच लगाना था, आपको एक नया एक्सेस लेयर का स्विच लगाना था, तो जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने अपने एक एक्सेस लेयर के स्विच पे करी थी, वही कॉन्फ़िगरेशंस अब आप अपने इस एक्सेस लेयर के स्विच नंबर 4 और स्विच नंबर 5 पे जाके करोगे। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे जाके करनी पड़ेगी। मे बी वी कैन कॉपी एंड पेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वन एक्सेस लेयर टू दैट एक्सेस लेयर, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक नई ब्रांच फॉर एग्जांपल सेटअप करनी है तो वहां पे हम किसी दूसरी ब्रांच से कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट करने में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो देयर आर ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज प्रोन टू एरर। So there are challenges because of this distributed architecture. There are challenges कि हमें एक एक करके डिवाइसेस को मैनेज करना पड़ेगा, एक एक डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपका एक नई डिवाइस को डिप्लॉय करना, तो कौन से वेंडर की डिवाइस है, कैसे उसका कंसोल एक्सेस लें, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या है क्या नहीं, वो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं और मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द वायरलेस डिवाइसेस, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क? हमें क्या करना है, अपने वायर्ड यूजर्स के लिए एक पॉलिसी लगानी है और हमें अपने वायरलेस यूजर के लिए पॉलिसी लगानी है। तो वायर्ड यूजर के लिए आपकी एक अलग पॉलिसी बनेगी, वायरलेस यूजर के लिए आपकी एक अलग पॉलिसी बनेगी। वायरलेस यूजर की पॉलिसी WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर आपका पुश करेगा। मतलब हाउ वी, अगर हमें हमारे नेटवर्क में वायर्ड और वायरलेस दोनों चीजें हैं, अगर हमारे नेटवर्क में वायर्ड और वायरलेस दोनों चीजें हैं, तो उस सिचुएशन में, अगर हमारे नेटवर्क में वायर्ड और वायरलेस दोनों चीजें हैं, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आप एक पॉलिसी क्रिएट करोगे? वायर्ड के लिए अलग पॉलिसी, वायरलेस के लिए अलग पॉलिसी, जब वायर से कनेक्ट होता है तो अलग पॉलिसी डिप्लॉय होगी, वायरलेस की अलग पॉलिसी, दोनों को मैनेज करना अलग दिक्कत। वायर्ड पॉलिसीज को हैंडल करना अलग इशू, वायरलेस पॉलिसीज को हैंडल करना अलग इशू। सो डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वेंडर लॉक इन की दिक्कत है, मतलब वेंडर बाय वेंडर आपके बॉक्स बाय बॉक्स आपको अलग अलग कन्फिगरेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उसकी दिक्कत है। व्हाट अबाउट द टी शूट, व्हाट अबाउट द ऑपरेशनल चैलेंजेस? किसी ने रिपोर्ट किया कि आपके ये जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच नंबर 2 है, ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या आपका रिपोर्ट किया गया कि आपका जो यूजर है इसको इसको मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एक्सेस नहीं मिल रहा है, नेट इंटरनेट का नेटवर्क का एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेस लेयर स्विच 3 का एक्सेस लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस का एक्सेस लेना पड़ेगा, स्कोर का एक्सेस लेना पड़ेगा, और राउटर का एक्सेस लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि हम टी शूट कर सकें कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। मतलब हमें हो सकता है कि एक्सेस लेयर के एक्सेस इस एक्सेस लेयर के स्विच के एक्सेस लेने पे ही चीजें मतलब रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस लो, चेक करो यहाँ क्या दिक्कत है, फिर यहाँ क्या दिक्कत है वो सब चेक करो, फिर यहाँ क्या दिक्कत है वो सब चेक करो। जब हम बात करते हैं आपके ऑपरेशनल, एक बार आपने अपना नेटवर्क को डिप्लॉय कर दिया, फिर किसी ने कुछ इशू रिपोर्ट किया, सो हाउ आर वी गोइंग टू रिजॉल्व दैट इशू? वी माइट हैव टू एक्सेस ऑल द डिवाइसेस वन बाय वन टू फाइंड आउट कि क्या दिक्कतें हैं। टी शूट करना, ट्रबल शूटिंग करना,
आपको जो है बॉक्स बाय बॉक्स अगेन दोबारा करना पड़ेगा। ये सिस्को वाले अलग कुछ टूल यूज करते हैं, एचपी वाले कुछ अलग करते हैं, जूनिपर वाला का कुछ अलग कमांड लाइन है। आपको कॉन्फ़िगरेशन कमांड चला के, आपको मतलब ट्रबल शूटिंग की कमांड चला के आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। ये मैं केवल लैन की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम वैन की बात करें तो आपके जो वैन एस डिवाइसेस हैं, इन वैन एस डिवाइसेस आपके सपोज 20-30 ब्रांचेस हैं, 2-4 डेटा सेंटर हैं, एक आधा हेडक्वार्टर है। देखिए सभी डिवाइसेस पे, सभी लोकेशंस पे आपकी वैनएस डिवाइसेस लगी हुई हैं। इन वैनएस डिवाइसेस का कनेक्टिविटी डेटा सेंटर के साथ है, इंटरनेट के साथ है। हमें यहाँ पे एक रोबस्ट पॉलिसी लगानी है सभी डिवाइसेस पे, ताकि इंटरनेट पे जाने वाला ट्रैफिक और इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को प्रॉपर्ली आपका चेक किया जाए, हैंडल किया जाए। डेटा सेंटर पे जाने वाले और डेटा सेंटर से आने वाले ट्रैफिक को प्रॉपर्ली हैंडल। जो चैलेंजेस आपके लैन में है, वैसे ही चैलेंजेस आपके पास कहीं ना कहीं आपके वैन पे भी है। How are we going to manage all these LAN and WAN devices one by one? एक एक करके मैनेज करोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे। सो वी हैव लाइक डिप्लॉयमेंट, अगर हम ओवरऑल समराइज करें जल्दी से, वी हैव चैलेंजेस रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द डिवाइस, वी हैव द चैलेंजेस रिगार्डिंग द operations, we have the challenges regarding the management, we have the challenges regarding these things, and most of these challenges क्यों है? क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है वो है हर एक डिवाइस का अपना अपना कंट्रोल प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन है, डेटा प्लेन है। तो हर एक डिवाइस पे हमें एक एक करके चीजों को कॉन्फ़िगर, मैनेज वगैरह करना पड़ता है। वी डू हैव द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द वेंडर, अलग अलग वेंडर की डिवाइसेस, वेंडर अलग अलग वेंडर की डिवाइसेस आपकी जो है, या तो एक ही वेंडर की डिवाइस परचेज कर लो, और अगर आप अलग अलग वेंडर की डिवाइसेस परचेज करते हो तो फिर उस केस में हर एक वेंडर का अपना CLI, अपना GUI अकॉर्डिंगली नेविगेट करना, कॉन्फ़िगर करना चैलेंजिंग बनता रहेगा। तो ये तो नेटवर्क रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, ये आपके नेटवर्क ऑपरेशंस रिलेटेड चैलेंजेस हो गए। वी डू हैव द चैलेंजेस रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एज वेल। सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस, एक बार आपने जब अपना नेटवर्क डिजाइन कर लिया, हाउ आर यू गोइंग टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी देन? जब आपने एक बार अपना नेटवर्क जब आपने एक बार अपना नेटवर्क पूरा डिजाइन कर लिया, तो अब आप सिक्योरिटी किस तरीके से इन्फोर्स करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट, मतलब क्या आप ACLs को यूज करते हुए सिक्योरिटी इन्फोर्स करोगे? और मतलब वायर्ड यूजर्स के लिए कैसे पॉलिसी बनाओगे, वायरलेस यूजर के लिए आप कैसे पॉलिसी बनाओगे? ठीक है, क्या आप स्विचेस पे जाके VLAN बनाओगे सेगमेंटेशन करने के लिए? मतलब हाउ वी आर गोइंग टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी इन आवर नेटवर्क? क्या आप कोई प्रोडक्ट यूज करोगे, आप आईस यूज करोगे, आप आइडेंटिटी सर्विस इंजन यूज करोगे? हाउ कैन यू मैनेज दी जूनिपर डिवाइसेस, और हाउ कैन यू मैनेज HP डिवाइसेस? मतलब HP डिवाइसेस पे कैसे आप पॉलिसी पुश कर पाओगे आईस को यूज करते हुए? मल्टी वेंडर इन्वायरमेंट है हमारा। ACLs को यूज करते हुए अगर आप सिक्योरिटी इन्फोर्स करोगे, या VLANs को यूज करते हुए अगर आप सेगमेंटेशन करोगे, तो दीज आर नॉट वेरी स्केलेबल सोल्यूशन। कितनी ACL बनाओगे जाके? कितने आप जो है फॉर एग्जांपल अपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एंट्रीज डालोगे? कितनी आप विलायंस तो वैसे ही लिमिटेड है 4094, कितनी विलायंस क्रिएट करोगे? कितनी आप ACLs क्रिएट करोगे? ACLs में कितनी एंट्रीज डिफाइन करोगे? क्या है क्या नहीं, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड भी आपको वैरायटी ऑफ चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। और सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस आपके ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चैलेंजेस है। नन ऑफ दी कंपनी, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंप्रोमाइज करे। तो ये सब चैलेंजेस आपके चले आ रहे थे, इसलिए कहता है कि आपके जो तरह तरह के जो आपके चैलेंजेस हैं, इनको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो: नेटवर्क ऑपरेशंस और रिलेटेड चैलेंजेस, एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस रिलेटेड चैलेंजेस। तो देर आर मेनी चैलेंजेस जिनको कैटेगराइज किया जा सकता है ऑपरेशंस और सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस में। मोस्ट ऑफ दीज चैलेंजेस आर बिकॉज की मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, which are error prone, different types of users and different types of, let's not even talk about, we have not even talked about, like here, what about the IoT devices? What about the cloud? Everyone is going to the cloud nowadays. What about the cloud? What about the IoT devices? What about the mobile users? What about the roaming and everything? Well, let's not even talk about these things. What about those SaaS applications? What about those infrastructure as a service? Let's not even talk about that. मतलब हमारे IoT में भी क्या है? हमारे IoT में सपोज फॉर एग्जांपल CCTV कैमराज हैं, हमारे पास कुछ मतलब ये है, क्या नाम है, स्पीकर्स हैं, पेजिंग स्पीकर्स वगैरह हैं, या हमारे पास कुछ सेंसर्स हैं। अलग अलग तरह की हमारी IoT डिवाइसेस हैं जिनको हमारे नेटवर्क का एक्सेस हमें देना है। स्मार्ट होम अप्लायंसेज, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, मतलब आपका काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे। क्वेश्चन घूम फिर के वही है कि कैसे, किस तरीके से आप जो है इन सभी चैलेंजेस को डील करो। और ये चैलेंजेस केवल और केवल आपके एंटरप्राइज नेटवर्क में नहीं थे, ये चैलेंजेस आपके डेटा सेंटर नेटवर्क में भी थे। इन सभी चैलेंजेस से डील करने के लिए, इन सभी तरह के चैलेंजेस से डील करने के लिए दे थॉट कि भाई क्यों ना
मतलब let's not be dependent on the humans to do all the configurations, provisioning and all that thing. Let's do one thing, let's involve softwares. Let's not even use the humans to do all the configuration, monitoring, provisioning. Let's do one thing, let's involve some softwares to do the same. So software defined approach, actually software defined approach to manage the LAN and WAN network. Software defined approach to manage the LAN and WAN network. ये उन्होंने प्लान किया कि why don't we use some softwares, and based on the softwares we start managing the network. Software defined approach to manage the LAN and WAN network is what we refer to as the software defined network. और ये कुछ नया नहीं है, अगर आप पढ़ने जाओगे इसको, अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो बहुत पुराना, बहुत पहले से आपका ये कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड का चला आ रहा है. Software defined approach to manage the LAN and WAN network of a company is what we refer to as the software defined networking. Use of a software to do all the things जो हम manually कर रहे थे, ठीक है, that is what we refer to as the software defined networking. We also have the software defined approach to manage the data center network. Software defined approach to manage the enterprise network and software defined approach to manage the data center network. We have both the options. In fact, the software defined approach to manage the data center network तो बहुत पॉपुलर है. जो डेटा सेंटर्स होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं. डेटा सेंटर्स की जब हम बात करते हैं, जब हम डीसीज की बात करते हैं, तो डेटा सेंटर्स आर बिल्ट अराउंड अ सर्टेन एप्लीकेशन. सर्टेन एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं, एक एप्लीकेशन मतलब यूज केस. मतलब डेटा सेंटर्स आर बिल्ट अराउंड अ सर्टेन एप्लीकेशन. मतलब क्या यूज केस क्या है आपका. ठीक है, हो सकता है कि आपका यूज केस हो कि हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स स्टोर करनी है. हो सकता है कि आपका यूज केस हो कि हमें कोई बहुत बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन रन करानी है अपने सभी क्लाइंट्स वगैरह के लिए. तो मतलब डेटा सेंटर्स आर बिल्ट अराउंड अ सर्टेन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मतलब यूज केस. दे आर बिल्ट ऑलवेज अराउंड अ सर्टेन एप्लीकेशन that they provide to the clients, that they provide to the branch users, and also data centers are always built around certain applications that they run. Hence the name for the data center, application centric infrastructure. डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका होता है ना, वो एप्लीकेशन सेंट्रिक होता है. डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है, दैट इज एप्लीकेशन सेंट्रिक. डेटा सेंटर इंफ्रा की अगर हम बात करें तो दैट इज एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डेटा सेंटर्स आर बिल्ट अराउंड द एप्लीकेशन, around the use case that they serve. So hence the name application centric infrastructure, ACI data center we call that. So जब हम अपने, अब ये टीसी में पढ़ना जाके, जब आप अपने डेटा सेंटर नेटवर्क को बिल्ड करने की बात करते हो तो वी विल बिल्ड द डेटा सेंटर अराउंड सम एप्लीकेशन दैट दे सर्व. और जब उस डेटा सेंटर नेटवर्क को हम मैनेज करने की बात करते हैं तो वहां भी वही चैलेंजेस आएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज ऑल द डिवाइसेस इन द डेटा सेंटर. मैनुअली आप किस तरीके से आप मैनेज करोगे. आप एक एक करके जितने भी, मतलब वहां पे आपकी सम सॉर्ट ऑफ स्पाइन लीफ टाइप ऑफ टोपोलॉजी आपकी बनती है. वहां पे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपके एक अलग तरीके से रहता है. एंड पॉइंट पॉलिसीज एंड ग्रुप का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है. मतलब पॉलिसीज एंड एंड पॉइंट ग्रुप्स का आपका कुछ यूजर है. ईपीजी एंड ग्रुप पॉलिसीज, एंड पॉइंट ग्रुप्स एंड पॉलिसीज का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है वहां पे. तो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द डेटा सेंटर नेटवर्क लाइक वन बाय वन. क्लाइंट तो हमसे बोल रहा है कि हमें ये रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए, ये वीएम चलाओ, वो वीएम चलाओ, ये करो, वो करो. सो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द डेटा सेंटर नेटवर्क लाइक मैनुअली एज वेल. ये चैलेंज आपके डेटा सेंटर में भी था. डेटा सेंटर में इन्होंने क्या किया था, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को इंट्रोड्यूस करके. सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जब हम डेटा सेंटर के लिए बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड फॉर डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर में या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की अगर हम बात करें ना डेटा सेंटर एनवायरमेंट, सो व्हाट दे डिड एक्चुअली, दे क्रिएटेड अ कंट्रोलर, दे क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर. They created a software that can manage the data center network from one centralized point. They created a software that can manage the data center network from a centralized point. और उसको उन्होंने नाम दिया Epic. मतलब there are other solutions. Let's not talk about the history of the SDN and all that. Epic, Application Policy Infrastructure Controller. मैंने कहा कि यही होगा, और भी रहे होंगे, ठीक है, लाइक ओपन फ्लो ऑफ फ्लेक्स और सब चीजें. लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट. सिस्को की अगर हम बात करें तो सिस्को क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज देयर डेटा सेंटर नेटवर्क फ्रॉम वन सेंट्रलाइज्ड पॉइंट, एंड दैट इज नेम्ड एज द एपिक, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर. एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर, एपिक. So they created a software.
इस सॉफ्टवेयर में आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चीजें हैं जिनको यूज करके, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइक इसमें फंक्शंस हैं जिनको यूज करके आप अपने डेटा सेंटर नेटवर्क को एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सब कर सकते हो जितना आप मतलब मैनेजमेंट की बात रहती है, कन्फिगरेशन की जो बात रहती है। सॉफ्टवेयर चलाओगे कहीं ना कहीं तो चलाओगे सॉफ्टवेयर, ऐसा तो नहीं कि सॉफ्टवेयर ऐसे ही चलने लगेगा। मतलब लेट्स से यू हैव कॉन्फ़िगर्ड यू हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम हैज टू रन समवेयर, उसको रन करने के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए होगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया कहीं भी चला दोगे, अब बोलो क्लाउड पे चला दोगे तो क्लाउड पे भी कहीं ना कहीं सर्वर ही होता है, कुछ ना कुछ हार्डवेयर तो होता ही है। इन लिटरल टर्म अगर हम बात करें ना, क्लाउड इज बेसिकली समवन एल्सेस कंप्यूटर, समवन एल्सेस कंप्यूटर। जब आप कहते हो कि आप क्लाउड पे ये चला रहे हो वो चला रहे हो, तो मतलब आप अपने कंप्यूटर पे नहीं किसी दूसरे के कंप्यूटर पे आप जो है चीजों को रन करा रहे हो, बस इतना ही है क्लाउड। सो एनी सॉफ्टवेयर, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना तो दिया, बट द सॉफ्टवेयर हैज टू रन ऑन सर्टेन हार्डवेयर, किसी न किसी हार्डवेयर पे आपके उसको रन कराना पड़ेगा। सो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपका सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके आपके राउटर पे चलता है, ये आपके स्विचेस पे चलता है, तो राउटर एंड स्विचेस आर दी हार्डवेयर जहाँ पे आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है। वैसे जब इन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया अपने डेटा सेंटर नेटवर्क के लिए, तो इसको किसी न किसी हार्डवेयर पे तो हमें चलाना था। सो उन्होंने क्या किया, दे यूज दिस सर्वर। इस सर्वर पे इस सर्वर लिया, इस सर्वर पे इन्होंने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, एंड दिस सर्वर इज नाउ नोन एज अ कंट्रोलर। दिस इज नाउ नोन एज अ कंट्रोलर, and the name is Application Policy Infrastructure Controller, EPIC. So EPIC is the name of the controller. EPIC is the centralized controller for the ACI data center. जो भी आपके एप्लीकेशन सेंट्रिक डेटा सेंटर बनता है, उसका जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, दैट इज कॉल्ड एपिक, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर। एपिक इज अ कंट्रोलर, इट इज अ हार्डवेयर दैट रन्स द सॉफ्टवेयर। इट्स जस्ट बेसिकली अ सर्वर, एक सर्वर जहां पे इन्होंने उस सॉफ्टवेयर की इमेज को डिप्लॉय किया, उस सॉफ्टवेयर की इमेज को डिप्लॉय किया, एंड नाउ दैट दैट सर्वर इज नेम्ड एज दैट सर्वर इज रिप्रेजेंटेड एज अ कंट्रोलर, उसको आप कंट्रोलर बोलते हैं। डिप्लॉय किया डेटा सेंटर नेटवर्क में, बढ़िया चला, मतलब अच्छा फीडबैक, ऑल गुड, एवरीथिंग वर्किंग प्रॉपरली, चीजें इजी हो गई, इजिली वी वर एबल टू मैनेज हैंडल द थिंग्स, मतलब इन अ डेटा सेंटर एनवायरनमेंट, ठीक चला, अच्छा चला। उन्होंने सोचा कि भाई यही एंटरप्राइज के लिए क्यों ना कर दें। उन्होंने सोचा कि जो हमारा एंटरप्राइज है क्यों ना उसको भी हम क्या करें, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एंटरप्राइज नेटवर्क। जो कंपनीज हैं, जो आपका एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एंटरप्राइज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों ना उसको भी हम सॉफ्टवेयर डिफाइन करें। वहां भी आपके ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों ना उनको दूर करने के लिए भी हम अपने किसी न किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लें। तो उन्होंने इसी एपिक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसी एपिक का एक एंटरप्राइज मॉड्यूल बनाया, एपिक ईएम के नाम से, एपिक एंटरप्राइज मॉड्यूल। एपिक एंटरप्राइज मॉड्यूल was supposed to be the centralized controller for the for the enterprise network। एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए आपका एपिक ईएम नाम का एक, अगेन बात वही है घूम फिर के, एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने एक सर्वर पे इंस्टॉल किया, एंड नाउ दैट सर्वर इज नोन एज अ कंट्रोलर। तो दैट कंट्रोलर इज कॉल्ड एपिक ईएम, एपिक एंटरप्राइज मॉड्यूल, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर, एंटरप्राइज मॉड्यूल। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ये डेटा सेंटर का प्रोडक्ट है और ये आपका एंटरप्राइज का प्रोडक्ट है। ये बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, हो गया उसको 10-15 साल हो गए होंगे, कम ज्यादा भी हो सकता है, देख लेना। बट अनफॉर्चुनेटली ये उतना पॉपुलर हो नहीं पाया। मतलब ये एपिक ईएम जो आपका कंट्रोलर था, ये मतलब इट डिड नॉट गेट एज पॉपुलर एज द एपिक, इट कुड नॉट गेन एज मच पॉपुलरिटी एज द एपिक। तो धीरे 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 इन्होंने इसको मतलब हटा दिया, इन्होंने इसको धीरे धीरे करके मतलब रिमूव कर दिया, एंड देन दे क्रिएटेड सम अदर कंट्रोलर्स एज वेल। जैसे अभी हम बात करें, अभी हमारे प्रोडक्शन में एंटरप्राइज नेटवर्क में अगर हम बात करें, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा कंट्रोलर यूज करते हैं, तो दे यूज दिस थिंग कॉल्ड प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, पीआई, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर या पीआई जो आपका है, इट इज अ वेरी पॉपुलर कंट्रोलर जो हम यूज करते हैं अपने एंटरप्राइज नेटवर्क में। वही सेम, उसी सेम टास्क के लिए, जिस टास्क के लिए हमने एपिक को यूज किया, मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ ऑल द डिवाइसेस हम अपने प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर से कर सकते हैं। पीआई प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि आपका एंड ऑफ सेल हो चुका है, एंड ऑफ सेल हो चुका है, एंड ऑफ सपोर्ट भी हो ही जाएगा 1-2 सालों में। एंड ऑफ सेल हो चुका है ऑलरेडी, एंड ऑफ सपोर्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। बट अगेन एपिक ईएम भी हमारे पास था, उसके बाद हमारा प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर था जो हम यूज करते थे। प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अभी भी देखने को मिलेगा, बट इट हैज
सिस्को हैज अनाउंस्ड एंड ऑफ सेल फॉर द पीआई प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, और एंड ऑफ सपोर्ट भी आई थिंक 26 के आसपास कुछ है, 26 के आसपास इसका एंड ऑफ सपोर्ट भी हो जाएगा। अब उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि एंटरप्राइज नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, एंटरप्राइज नेटवर्क में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक लैन है और एक आपका वैन है। जितनी भी हमारी वैन एज डिवाइसेस हैं हम उनको एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज करना चाहते हैं, और जितनी भी हमारी लैन डिवाइसेस हैं हम इनको एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज करना चाहते हैं। लैंड डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने ये एपिक ईएम बनाया, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, चल रहा था, नहीं चल पाया ज्यादा, ये चल रहा है अभी भी आपका। वैन एज के लिए इन्होंने क्या किया, वैन एज डिवाइसेस को अगर आपको एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज करना है, जितनी भी आपके इंटरप्राइज नेटवर्क में जितनी भी आपकी वैन एज डिवाइसेस हैं, इनको आपका एक सेंट्रलाइज जगह से अगर आपको मैनेज करना है, तो उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन का, एसडी वैन। एसडी वैन आपको अलाउ करता है कि आप अपने नेटवर्क में जितनी भी आपके इंटरप्राइज नेटवर्क में जितनी भी आपकी जो है वैन एज डिवाइसेस हैं, उन सभी वैन एज डिवाइसेस को आप एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज करो। इसमें भी अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने मेराकी एसडी वैन है आपका, इसमें आपका विक्टेला बेस्ड एसडी वैन, जिसको उन्होंने अब नेम चेंज करके कैटलिस्ट एसडी वैन कर दिया। ठीक है, तो विक्टेला वाज अ कंपनी, उसको उन्होंने एक्वायर किया, नाउ दिस इज रीब्रांडेड एज कैटलिस्ट एसडी वैन। तो जब एसडी वैन वगैरह का भी आप कवर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। और सिस्को के अलावा अदर वेंडर भी हैं, पालो अल्टो है फॉर एग्जांपल, जो एसडी वैन देता है, उसके अलावा वेलो क्लाउड है, VMware वेलो क्लाउड, मतलब सिट्रिक्स, अलग अलग मतलब आपके उनके जो है अलग अलग वेंडर्स के आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन सोल्यूशन देखने को मिलते हैं। अल्टीमेट एम एसडी वैन का क्या है, जितनी भी हमारे कंपनी में वैनएस डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन सभी वैनएस डिवाइसेस को हम एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज कर सकें, कॉन्फ़िगर कर सकें, प्रोविजनिंग कर सकें, सब कर सकें, वो आपको एसडी वैन में देखने को मिलेगा। जब हम लैन की बात करते हैं, लैन पॉइंट के जब हम बात करते हैं, तो प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तो था, प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पॉपुलर था, अभी भी है पॉपुलर, यूज करते हैं लोग जो है, बट धीरे धीरे सिस्को ने क्या किया, एक और कंट्रोलर पे काम करना शुरू किया, एंड दे क्रिएटेड अ कंट्रोलर। जब आपके एसडी वैन जिस टाइम पे आपकी बहुत पॉपुलरिटी लेने लगा, 16-17 के आसपास, जब आपका एसडी वैन काफी ज्यादा पॉपुलरिटी 2016-17-18 के आसपास, जब आपका काफी पॉपुलरिटी आपके एसडी वैन की हो गई, स्पेशली जब कोविड के टाइम पीरियड की बात करें, वर्क फ्रॉम होम वगैरह हो गया लोगों का, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके एसडी वैन ने 1920 के आसपास एक ही मतलब समझो कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। तो जब उन्होंने देखा कि एसडी वैन हमारा बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने साथ के साथ ही उन्होंने अपने इस एक नए कंट्रोलर पे काम करना शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया डीएनए सेंटर, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर सेंटर। डीएनए सेंटर नाम का उन्होंने एक कंट्रोलर बनाया। अगेन ये फिर वही घूम फिर के बात है, एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर आपके किसी हार्डवेयर पे रन करेगा, और उस हार्डवेयर को ही हम बोल देंगे आपका कंट्रोलर। डीएनए सेंटर, डीएनए सेंटर नाम का एक उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। अब एक्चुअल में जो डीएनए सेंटर था ना, ये यही है घूम फिर के, दिस डीएनए सेंटर जो था हमारा, दिस डीएनए सेंटर एक्चुअली इज अ रीब्रांडेड एपिकीएम। उन्होंने एपिकीएम उठाया, जो एपिकीएम था, एपिकीएम उठाया, और एपिकीएम उठा के उन्होंने उसी में एपिक ईएम में ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी एपिक ईएम में एक्चुअल में इन्होंने एपिक ईएम में इस एपिक ईएम में इन्होंने एश्योरेंस के फीचर डाल दिए। कुछ एश्योरेंस का मतलब मॉनिटरिंग वगैरह के कुछ फीचर्स डाल दिए, और उन्होंने इसको रीब्रांड करके बोल दिया डीएनएसी, डीएनए सेंटर। तो डीएनए सेंटर जो हमारा कंट्रोलर है, डीनैक जो हमारा कंट्रोलर है, इट्स मोर लाइक रीब्रांडेड, इट्स मोर लाइक अ रीब्रांडेड रीपैकेज्ड एपिकीएम है वो, मतलब उसमें आधे ज्यादा फंक्शन आपके एपिकीएम वाले ही हैं, और बाकी उन्होंने उसमें एश्योरेंस के फीचर्स को ऐड किया, और एश्योरेंस के फीचर्स को ऐड करके उन्होंने इस इसको क्या नाम है, डीएनए सेंटर को उन्होंने लॉन्च किया। अब सरप्राइजिंगली प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर भी चल रहा था, और एपिक मतलब प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका रन कर रहा है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, और डीएनए सेंटर को उन्होंने पुश किया, और ये मार्केट में डीएनए सेंटर भी आपका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगा। तो उन्होंने फिर इसका एंड ऑफ सेल, एंड ऑफ लाइफ अनाउंस कर दिया, एंड नाउ यू विल हैव टू माइग्रेट टू द डीएनए सेंटर, आज नहीं तो कल आपको माइग्रेट करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट दे हैव क्रिएटेड प्रॉपर गाइड्स कि भाई कैसे आप प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर से डीएनए सेंटर पे माइग्रेट करो, क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने
प्रॉपर गाइड्स वगैरह बना रखी हैं, बट दिस डीएनएस सेंटर इज अगेन जस्ट रीब्रांडेड एपीकेएम, सिस्को की तरफ से ऑफर किया जाने वाला ये प्रोडक्ट। और फिर उन्होंने क्या किया, 1-2 साल पहले उन्होंने नेमिंग चेंज कर दी एक्चुअली, नेम्स इन्होंने चेंज कर दी। जैसे डीएनएस सेंटर इज नाउ नोन एज द कैटलिस्ट सेंटर, कैटलिस्ट सेंटर। एसडी वैन जो सॉल्यूशन था, जो विप्टेला एसडी वैन था, नाउ इट इज नोन एज कैटलिस्ट एसडी वैन। तो नेमिंग कन्वेंशन इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, वो तो करना ही था उनको। अब विप्टेला एक्वायर किया था, जब तक चल पाया तब तक चल पाया, रीब्रांडिंग तो उनको करनी थी, रीनेमिंग तो करनी थी। सो नाउ इट्स ऑल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट स्वीट। Now it's all like Catalyst, Catalyst switching, Catalyst routing, Catalyst SD-WAN, Catalyst center, Catalyst wireless, सब Catalyst ही Catalyst है। So just the naming has changed, naming change हो गई है, बट जब अगर हम बेस फंक्शंस की बात करें तो बेस फंक्शंस आपके वैसे के वैसे बने रहे। तो यूज ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज LAN and WAN device is what we refer to as the software defined networking. इनफैक्ट यूज ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज द डेटा सेंटर नेटवर्क भी आपके पास आ जाएगा। डेटा सेंटर में भी अगर हम बात करें, ये हमारा सपोज लेट्स एज्यूम कि हमारा डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर में भी हमारे पास वैनेज राउटर्स लगे होंगे। इस डेटा सेंटर में भी हमारे अंदर जो डेटा सेंटर है वो तो है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस इस डेटा सेंटर में भी हमारे जो वैनेज राउटर्स हैं वो वैनेज राउटर्स हमारे लगे होंगे। ये वैनेज राउटर्स आपके वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज इंटरनेट, सच एज फॉर एग्जांपल MPLS वगैरह को यूज करते हुए ये हमारे कनेक्ट होंगे किसके साथ, ये हमारे फॉर एग्जांपल कनेक्ट होंगे आपके ब्रांचेस वगैरह के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा BR1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल BR2 हो गया, जो भी है। यहाँ पे हमारा एक वैनेज राउटर है, यहाँ पे हमारा एक वैनेज राउटर है। कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी है, हेडक्वार्टर होंगे जो भी होगा। तो पॉइंट ये है कि इंटरनली डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर के अंदर ही अंदर आप अपना वो जो ACI डेटा सेंटर मैनेज करने के लिए जो आप एपिक नाम का कंट्रोलर यूज कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरप्राइज नेटवर्क में अगर हम बात करें अपने ब्रांचेस वगैरह में, दिस इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड ब्रांच, SD ब्रांच। मतलब यहाँ पे हमने अपने लैन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, अपने लैन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे अपना DNS सेंटर नाम का जो कंट्रोलर है उसको यूज किया हुआ है। लेकिन जब हम वैनेज की बात करते हैं तो वैनेज चाहे आपका जो है कैंपस का हो, चाहे वैनेज आपके डेटा सेंटर का हो, यहाँ पे आपके SD-WAN टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपनी सभी वैनेज डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो, चाहे वो डेटा सेंटर की हो, चाहे वो आपके ब्रांचेस हेडक्वार्टर्स वगैरह की। इट्स अबाउट लैन मैनेजमेंट करने के लिए, लैन डिवाइसेस को एक सेंट्रलाइज जगह से कॉन्फ़िगर मैनेज करने के लिए हम आपके SD एक्सेस नाम की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। SD लैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड लैन जैसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। तो जब कभी आप SD-WAN पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हाउ दीज मैनेज डिवाइसेस आर मैनेज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज पॉइंट। फिलहाल वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट। फिलहाल हमारा फोकस है कि हमारा कैंपस लैन जो है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, हाउ दैट कैंपस लैन इज मैनेज्ड, प्रोविजन, कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज पॉइंट। वी डोंट नीड टू इवन वरी अबाउट द डेटा सेंटर। डीसी से हमें कोई मतलब नहीं है। जब कभी आप डेटा सेंटर पढ़ो ना, DCACI फॉर एग्जाम्पल, आपका एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम, यहाँ पढ़ो आप इसको, वहां पे आप देखो कि व्हाट इज दिस ACI, व्हाट इज दिस एपिक, कैसे मैनेजमेंट होता है क्या नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटरप्राइज नेटवर्क में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो एंटरप्राइज नेटवर्क है, इस एंटरप्राइज नेटवर्क का जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज करने का जो सॉल्यूशन है दैट इज SD एक्सेस। और केवल ये सिस्को का सॉल्यूशन है। सिस्को ऑफर्स दिस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द DNS सेंटर, ऑल्सो नोन एज द कैटलिस्ट सेंटर। अदर वेंडर भी हैं, कैटलिस्ट सेंटर, अदर वेंडर भी हैं जो ऑफर करते हैं। अरूबा का जैसे आता है, अरूबा SD लैन आता है, अरूबा का आपका SD लैन आता है। अब इतना हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो काफी पहले से है, ऐसा नहीं कि अभी कल ही आ गया है। ठीक है, अदर वेंडर्स भी हैं, अदर वेंडर्स भी मार्केट में हैं जो आपके लैन डिवाइसेस को कैंपस की एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज करने की फैसिलिटी हमें देते हैं। अब अगेन वी डोंट नीड टू, देयर आर वेंडर्स जो आपके जो है ऑफर दिस दिस सोल्यूशन। वर्षा का भी आता है, वर्षा SD लैन सोल्यूशन है आपका, इनका भी है, अरूबा का भी है। अदर वेंडर भी होंगे जिनका आपका जो है SD लैन सोल्यूशन आप जो है यूज कर सकते हो। ओवरऑल सबका कॉन्सेप्ट फंडा सेम ही है। करना क्या है वो सेम है। करना हमें क्या है कि जितनी भी हमारी लैंड डिवाइसेस हैं
उन सभी लैंड डिवाइसेस को एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज करना है, ताकि हमें वन बाय वन मैनेजमेंट करने की जरूरत ना पड़े, वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ना पड़े। ये जो हमने चैलेंजेस डिस्कस करे, ये सब हमें चैलेंजेस फेस ना हो, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा। हाँ, आप कंट्रोलर कैसे यूज होता है, कौन सा कंट्रोलर यूज होता है, कैसे काम करता है, वो अलग अलग रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, ये सर एस डी एक्सेस जो है ये सिस्को का मतलब सेल्फ मेड हाँ सॉल्यूशन है, जैसे हाँ एस डी वैन के लिए इन्होंने विप्टेला को टेक ओवर किया हाँ, था। इनका मतलब खुद का ही है, ऐसा मान लो एपिक जो था, एपिक से उन्होंने एपिक ईएम बनाया, और उसी एपिक ईएम में उन्होंने थोड़ा एश्योरेंस के फीचर डाल के उन्होंने एस डी डीएनएस सेंटर बना दिया, तो काइंड ऑफ मतलब खुद का ही है। तो इन सभी चैलेंजेस को मतलब हैंडल करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की हमें जरूरत पड़ी। एसडीए की नहीं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी। नेटवर्क ऑपरेशन रिलेटेड चैलेंजेस, सिक्योरिटी ऑपरेशन रिलेटेड चैलेंजेस से डील करने के लिए हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी। Networks cannot respond quickly to evolving business needs if the changes needs to be done manually. ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन कुछ करना है तो इट माइट टेक लॉन्ग टाइम, एंड मैनुअल कन्फिगरेशंस आर ऑलवेज प्रोन टू एरर्स. In fact, as per some research and development, as per some R&D at the time when the this software defined solution was there, launched, मतलब यूज किया जाने लगा, उस टाइम पे ऐसा as per some रिसर्च 95% आपके नेटवर्क चेंजेस आपके मैनुअली किए जा रहे थे. 75% of operational expenses spent on the changes and troubleshooting. 70% of policy violations आपके ह्यूमन एरर्स की वजह से हो रहे थे. रेशियो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वर्सेस कैपिटल एक्सपेंसेस 3:1, मतलब वी वर स्पेंडिंग मोर टाइम, वी आर स्पेंडिंग लाइक मोर रिसोर्सेज, वी आर स्पेंडिंग लाइक मोर मनी इन ऑपरेशंस लाइक troubleshooting changes and all that rather than deployment. Effective network segmentation can be exceptionally difficult to achieve in a complex network with variety of users, devices requiring different access rules. We have different users, not only humans. We have like IoT devices, we have different softwares जो कि हमारे नेटवर्क को एक्सेस करते हैं. So we have to have proper segmentation between them. We have to have a proper policy between them. हमें proper segmentation भी करना है, हमें proper policy भी लगानी है. तो मतलब configure the policy, configure मतलब आपका कौन सा यूजर किस लेवल पे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, किस प्रिविलेज पे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उन सब चीजों को मैनुअली कॉन्फ़िगर करने में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी रहेंगी. ट्रेडिशनल आईपी बेस्ड नेटवर्क में हम फायरवॉल यूज करते हैं, विलैन यूज करते हैं, एसीएल यूज करते हैं सिक्योरिटी इन्फोर्स करने के लिए, जो कि रियल टाइम सिनेरियो में आपकी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है आपके यूज किए जाने के लिए. और रियल टाइम नीड्स को एड्रेस करने के लिए आपके जो विलैन्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना है, एसीएल्स के बेसिस पे सिक्योरिटी इन्फोर्स करना बहुत आपका इफेक्टिव सोल्यूशन आपका नहीं रहेगा. In short, basically, bottom line is that the networks of today, they do not address the today's business needs effectively. मतलब आज के जो मतलब ये हम बात करें अब 4-5 साल पहले की, मतलब जिस टाइम पे आपका ये सब SDN SD WAN जब आपका लॉन्च ही हो रहा था, उस टाइम की अगर हम स्पेशली बात करें, और आज के टाइम पे भी हमारे क्लाउड है, फॉर एग्जांपल SaaS एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफ्रा एज अ सर्विस है, IoT डिवाइसेस हैं, CCTV कैमरास और ये कार्ड रीडर्स, CRM एप्लीकेशंस. इवन मॉडर्न डे नेटवर्क में भी आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द डिवाइसेस, द नेटवर्क, वो आपका बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा. ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेज द मॉडर्न डे नेटवर्क आपका बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा. So to overcome these challenges, they decided to use a software-defined approach to manage the network, where engineer will just configure its intent, and the software will automatically configure the device based on the intent. मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को बताओ, मतलब as a user, you don't interact with the devices. You no longer interact with the devices directly. You basically interact with the software. सॉफ्टवेयर को अपना इंटेंट बताओ, आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, एंड द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द इंटेंट एंड पुश दोस कॉन्फ़िगरेशंस टू द डिवाइसेस, ताकि डिवाइसेस आपके बेस्ड ऑन द इंटेंट बिहेव करें. इंजीनियर विल कॉन्फ़िगर द इंटेंट एंड द सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस बेस्ड ऑन द इंटेंट. मतलब हम बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा HR डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना कर सके. हम अपना ये इंटेंट अपने सॉफ्टवेयर को बताएंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द इंटेंट जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी होगी उस कॉन्फ़िगरेशन को जनरेट करेगा, और सभी डिवाइसेस पे जाके आपका वो फर्दर पुश कर देगा. तो यूज ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज द एंटरप्राइज नेटवर्क, डेटा सेंटर नेटवर्क इज व्हाट वी रिफर टू एज द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, और उसके लिए तरह तरह के कंट्रोलर बनाए गए. ओपन डेलाइट कंट्रोलर, इट वाज सिस्को ओपन SDN कंट्रोलर.
ये ऑब्सलीट हो चुका। सिस्को एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा सेंटर, ये अभी भी यूज होता है। एपिक ईएम एंटरप्राइज में यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। मतलब देर आर थ्री डिफरेंट एसडीएन नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी सॉल्यूशंस अवेलेबल फ्रॉम सिस्को, अदर्स एग्जिस्ट एज वेल, बट ओपन डेलाइट कंट्रोलर, आपका एपिक ईएम और आपका जो सिस्को एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एसीआई एपिक, ये आपके तीन कंट्रोलर थे जो आपके सिस्को यूज करता था। मतलब आउट ऑफ दिस ओपन डेलाइट आपका ऑब्सलीट हो चुका, एपिक ईएम इज नो लॉन्गर देयर। और एसीआई एपिक, एपिक एसीआई, एसीआई एपिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी हम आज आज के टाइम पे डेटा सेंटर पे देखते हैं। अगर हम मॉडर्न डे नेटवर्क की बात करें कि आज क्या यूज होता है, आज यूज होता है एसडी वैन फॉर नेक्स्ट जेन वाइड एरिया नेटवर्क, आज यूज होता है एसडीए फॉर कैंपस नेटवर्क, एंड सिस्को एपिक फॉर द डेटा सेंटर नेटवर्क बेस्ड ऑन एसीआई। तो ये सिस्को से ऑफर किए जाने वाले आपके वैन, लैन और आपके डेटा सेंटर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस रहेंगे। एसडीएन सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय सिस्को फॉर वैन, लैन और डेटा सेंटर आपके तीनों देखने को मिलते हैं, एसडी वैन, एसडीए और आपका एसीआई। ओवरऑल, ओवरऑल अगर हम मतलब समराइज करें, ओवरऑल अगर हम आपका सब ले लें, अगर हम हमें अगर फुल अगर हमें एंड टू एंड एसडीएन इंप्लीमेंट करना है अपने नेटवर्क में, तो हमें अपने ब्रांच लेवल पे अगर हम बात करें तो लैन पे लगाना पड़ेगा एसडीए, वैन पे लगाना पड़ेगा एसडी वैन, डेटा सेंटर पे यहाँ लगाना पड़ेगा आपका एसीआई, और डेटा सेंटर पे जो आपकी एस डिवाइसेस लगी हुई हैं यहाँ पे लगाना पड़ेगा एसडी वैन। सो एसडी वैन को यूज करते हुए जितनी भी आपकी वैन एस डिवाइसेस हैं, इनको हम एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज कर सकते हैं। एसडी वैन इज पावर्ड बाई विप्टेला। विप्टेला नाम की कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर किया 17 में अप्रोक्सीमेटली आई गेस। और एसडी वैन, सिस्को एसडी वैन, नाउ सिस्को एसडी वैन पावर्ड बाई विप्टेला, बाद में इन्होंने इसको चेंज करके कैटलिस्ट एसडी वैन कर दिया। LAN is managed by the SDA, DNS Center, ACI data center, Epic. So Epic, vManage, vManage is the name of the controller for the SD-WAN, which is also known as Manager nowadays. So Manager, Epic और आपका कैटलिस्ट सेंटर या डीएनए सेंटर आपका, अगर आपको एंड टू एंड एसडीएन सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये तीन चीजें आपको अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। देयर इज नो one controller actually at the moment, there is not a single controller to achieve all the three things। हमें लैन के लिए अलग, वैन के लिए अलग और एसीआई डेटा सेंटर के लिए अलग कंट्रोलर चाहिए। अच्छा, दे आर प्लानिंग, दिखाता हूं मैं आपको, दे आर प्लानिंग कि भाई अगर ऐसा कुछ हो सके कि हम एक सिंगल कंट्रोलर ही रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। दे आर प्लानिंग ऑन द सेम, दे आर प्लानिंग ऑन द सेम कि अगर एक सेंट्रल कंट्रोलर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिखाता हूं मैं आपको, अभी तो नहीं कर पाए बट सुनर और लेटर हो सकता है कि वो कर दें। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, वेट, लॉग इन करता हूँ मैं डी क्लाउड वाले पे। सर आई थिंक जैसे पैलो अल्टो ने सर एक वो पैनोरा, बनाया था पैनोरा, डेटा क्लाउड हाँ, मैनेजर, तो उसके अंदर पैनोरमा, प्रिज्मा एसडीवैन, हाँ जी, और प्रिज्मा एक्सेस सारे सॉल्यूशंस उसके अंदर हाँ इंटीग्रेट। उसमें वैसा ही है, मतलब वैसा ही ये कोशिश कर रहे हैं, बट मतलब देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं करेंगे। मतलब प्रोडक्ट देखो अलग अलग है, एसडीए एक अलग चीज है, एसडी वैन एक अलग चीज है, डेटा सेंटर एक अलग चीज है। तो मतलब देर आर वेरी गुड चांसेस कि भाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो अलग अलग सोल्यूशंस रहेंगे अभी भी, अभी भी आपके अलग अलग सोल्यूशंस रहेंगे। बस क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि इनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा, इनके बीच में आपका इंटरेक्शन रहेगा कि भाई आप जो है, जो आपका डीएनए सेंटर है वो आपके वी मैनेज से बात कर सकता है, वी मैनेज आपका डीएनए सेंटर से बात करता है, एसीआई से बात करता है। मतलब एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर हो सकता है कर दें, हु नोस, आगे हो सकता है कि एक ही कंट्रोलर आ जाए सब मैनेज करने के लिए। बट जितना मेरे को लगता है कि अभी भी आपका लैन के लिए अलग रहेगा, एसडीए का कंट्रोलर डीएनए सेंटर बना रहेगा, ये एसडी वैन का आपका ये वी मैनेज रहेगा, और डेटा सेंटर का एपिक है वो रहेगा। हालांकि इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें आपके, ये जो हमारा डीएनए सेंटर है, यहाँ पे जब हम जाते हैं सिस्टम्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल सर्विसेज में। अगर आप ध्यान से देखो तो आप अम्ब्रेला इंटीग्रेट कर सकते हो। आप नोटिस करो कि यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन एंड पॉलिसी सर्वर को इंटीग्रेट कर सकते हो। आप नोटिस करो कि यहाँ पे आप अपने वी मैनेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो।
मतलब आपका जो डीएनएस सेंटर कंट्रोलर है, इट कैन कम्युनिकेट विद द वी मैनेज। डीएनएस सेंटर कैन कम्युनिकेट विद द वी मैनेज, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जो नया वर्जन है एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स में, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल सर्विसेज आपके पास इंटीग्रेट की जा सकती है। अब ये ऑफ कोर्स मतलब ये डी क्लाउड है ना, डेमो है, तो हमें तो सारा दिखेगा नहीं। बट आप नोटिस करो कि वी कैन एक्चुअली, मतलब सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रहेगा, मतलब वी कैन इंटीग्रेट दोज एक्सटर्नल सर्विसेज, आईपैम, एआई एनालिटिक्स, टेल्थ वॉच, टेलोस, उसके बाद क्लाउड, डीएनए क्लाउड, वेबएक्स, 1000i, वी मैनेज, मतलब वी कैन इंटीग्रेट इट। यस सर। तो अब जैसे डीएनए सेंटर पे गए, जैसे यहाँ पे आप गए डिजाइन पे, सॉरी फैब्रिक पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर, बात करेंगे बाद में। लेट्स से दिस इज अवर टोपोलॉजी, लेट्स से दिस इज अवर एसडीए फैब्रिक, लेट्स एज्यूम कि हमारे किसी ब्रांच का ये नेटवर्क है, दिस इज अवर ब्रांच नेटवर्क, ऐसा मान लो। लेट्स एज्यूम दिस इज अवर ब्रांच नेटवर्क। इस ब्रांच नेटवर्क में हमारे पास तरह तरह के स्विचेस लगे हुए हैं, कुछ आपकी वायरलेस डिवाइसेस भी लगी होंगी, जो भी है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मैनेज आउटर्स भी लगे हुए हैं। अब पॉइंट क्या है कि मतलब इनको मैनेज करने के लिए, ये हमारे जो मैनेज आउटर्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए हमने अपना वी मैनेज रखा हुआ है, और लैन को मैनेज करने के लिए हमने अपना डीएनएस सेंटर रखा हुआ है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी है, कैसे है वो तो हम करेंगे डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट, बट दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूंगा कि आपका ये जो आपकी मैनेज डिवाइसेस हैं, ये आपका दिस कैन बी मैनेज फ्रॉम द वी मैनेज एज वेल एज द डीएनएस सेंटर, दोनों चलेगा। क्यों चलेगा, समझ में आ जाएगा आगे। मतलब वी मैनेज विल मैनेज दीज डिवाइसेस, वी मैनेज को यूज करते हुए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पुश करो, टेम्पलेट बनाओ, पॉलिसी बनाओ, जो करना है करो। एंड वी कैन ऑल्सो पुश सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम द डीएनएस सेंटर एज वेल। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि व्हाट व्हाट आई बिलीव, अगर एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर बन गया, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अदर वेंडर्स में, जैसे आप पालो अल्टो का कह रहे हो, अगर वैसा हो गया तो बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं भी होता है तो भी वी विल हैव एटलीस्ट थ्री डिफरेंट, लाइक वी मैनेज अलग रहेगा, डीएनए सेंटर अलग रहेगा, और एपिक जो एसीआई एपिक है वो आपका अलग है। तीन अलग अलग आपके सॉल्यूशंस फॉर डेटा सेंटर, फॉर एंटरप्राइज लैन एंड वैन, और तीनों का अपना अपना गुई है। ठीक है, सर्टेन थिंग्स वी कैन कंट्रोल फ्रॉम वन गुई, सर्टेन थिंग्स वी कैन कंट्रोल फ्रॉम वन गुई, एंड सर्टेन थिंग्स वी कैन कंट्रोल फ्रॉम द अदर गुई, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। अब लैन में क्या करना है वर्सेस वैन में क्या करना है, वैन में वैनेज डिवाइसेस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हम पुश कर सकते हैं वर्सेस लैन में, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इफ दे कैन मेक अ सेंट्रलाइज सोल्यूशन, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो ये चल रहा है, चलता ही रहेगा, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनीवे इंटरेक्शन तो है ही तीनों के बीच में। अब ऐसे तो फिर आपका अगर हम सोचें तो हमारा डीएनए सेंटर पॉलिसी भी पुश कर देता है। अब पॉलिसी पुश करने का काम हमारे आईस का है, तो एक्चुअल में हमारे आईस का भी, हमें ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि आईस का गुई ही पे ले आए। इंटरेक्शन रहेगा, डीएनए सेंटर कैन इंटरेक्ट विद द आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन सो दैट पॉलिसीज वगैरह आपकी पुश की जा सकें। बट इट्स नॉट लाइक दे विल eliminate the ICE and the DNS center will be the centralized policy enforcement engine as well, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से आपको अभी भी आपको तीन अलग अलग सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे फॉर लैन मैन, फॉर लैन मैन और आपका जो, सॉरी, फॉर द लैन वैन और आपका डेटा सेंटर। ये तीन आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। हाउ एवर देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन देम, उनके बीच में इंटरेक्शन है। सिंस दे हैव द इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो आप अकॉर्डिंगली फिर चीजों को मैनेज फर्दर कर पाओगे। मतलब फ्रॉम वन गुई यू विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिसी इन्फोर्स करने का काम आईस ही करेगा। मतलब देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द डीएनएस सेंटर एंड द आईस। आप यहाँ पे जो भी अपना इंटेंट डिफाइन करोगे, डीएनएस सेंटर विल पुश दैट इंटेंट टू द आईस, एंड आईस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स द पॉलिसी। मतलब दे विल नॉट एलिमिनेट द आईस। सो इंटरेक्शन रहेगा, रेदर देन की क्या करें वो रिमूव ही कर दें, यस सर। क्योंकि इसमें उनको भी थोड़ा नुकसान ही है। प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे फिर? सर लाइसेंसिंग का हर चीज़ का दिक्कत लाइसेंसिंग, है। सबसे बड़ा बिजनेस तो लाइसेंसिंग का है। राउटिंग के लाइसेंस, स्विचिंग के लाइसेंस, आईस के लाइसेंस, इसके क्या नाम है, वायरलेस के लाइसेंसेस। सो इट्स मतलब वो भी मतलब एक फैक्टर है। सर उसमें भी सर क्लाउड मैनेजर में जब लॉगिन करते हैं तो 3 ऑप्शन देता है वो, कि आपको मैनेज करना है तो कौन सा वाला प्लेटफ़ॉर्म करना है, मतलब एक्सेस करना है, प्रिज़्मा एक्सेस करना है, SD-WAN करना है, या हम्म। वो करना है। तो सर है तो सेपरेट ही सर। हाँ, बस है सेपरेट ही, बट गुई एक ही है। जी, जी।
तो हो सकता है कि वैसा कुछ ले आए, मतलब कंट्रोलर तीन अलग लग रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी सूनर और लेटर तो नहीं करने वाले, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने अपने, अगर आप नोटिस करोगे तो आपके जो आइस का यूजर इंटरफेस है, जो आपके डीनैक का यूजर इंटरफेस है, जो आपके डब्ल्यूएलजी का यूजर इंटरफेस है, जो आपके एस डी वैन का यूजर इंटरफेस है, वो लगभग सिमिलर सा ही दिखता है अब। मतलब सेम वो यस। रीब्रांडिंग के साथ, मतलब वही सेम ही दिखता है, तो एनी टाइम सूनर तो नहीं करने वाले, हो सकता है आगे कभी कर दें। बट फिलहाल तो हमें तीन अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए तीन अलग अलग यूआई पे लॉगिन करना ही पड़ेगा। राइट। सो एंड टू एंड अगर आपको एसडीएन सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको एंड टू एंड पूरा आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग चाहिए, तो ये तीन चीजें आपको चाहिए होंगी। ये दिस इज अगेन, दिस इज पावर, दिस इज ऑफर्ड फ्रॉम सिस्को। अदर वेंडर के भी आते होंगे, वी डोंट नीड टू फोकस ऑन अदर वेंडर दैट मच, बट अदर वेंडर के भी ऐसे सॉल्यूशंस आपको जरूर देखने को मिलते होंगे। सर इस सॉल्यूशन में कोई नई डिवाइसेस भी इंट्रोड्यूस होती हैं सर, नहीं मतलब हार्डवेयर नहीं में? नहीं, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैटिबिलिटी रहेगी, ओनली सिस्को डिवाइसेस ही आप मैनेज कर सकते हो। किन डिवाइसेस का सपोर्ट है वो आगे हम क्लियर करेंगे, बट वी कैन नॉट स्टिल मैनेज लाइक द अदर वेंडर। तो नई डिवाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुछ नया अगर प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे C8000V हो गया, या आपके कुछ अदर कैट 9K सीरीज के कुछ डिवाइसेस वगैरह आपके जो नए हो गए, तो वो कंपैटिबिलिटी लिस्ट में ऐड करते रहते हैं कि भाई आप जो है इनको सपोर्ट, इनका सपोर्ट है, इनका सपोर्ट, इनका सपोर्ट है, तो वो तो हमें कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स से चेक करना पड़ता है। मतलब वो आपको वहीं पे दिख जाएगा। तो अब सिस्को एसडीए सॉल्यूशन क्या है एग्जैक्टली, ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं इसको। व्हाट इज दिस सिस्को एसडीए सॉल्यूशन? सिस्को का है जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, सिस्को का जो आपका एसडीए सॉल्यूशन है, built around Cisco SDA, is a solution within Cisco डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर एक डीएनए सेंटर। मतलब डीएनए सेंटर के अंदर, डीएनए सेंटर के अंदर आपको एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं आपका एसडीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, एसडीए। तो एसडीए बेसिकली हमें अलाउ करता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस जो हमारे पास है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने कैंपस नेटवर्क को एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज वगैरह कर सकें। तो सिस्को एसडीए इज अ सॉल्यूशन विद इन द सिस्को डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर एके डीएनए सेंटर, विच इज बिल्ट ऑन इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। कॉन्सेप्ट वही है कि एज एन एडमिन आप अपना इंटेंट बताओ सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस इंटेंट के बेसिस पे कन्फिगरेशन जनरेट करेगा और उस कन्फिगरेशन को अपने डिवाइसेस पे, जो भी डिवाइसेस रहेंगी उन पे पुश कर देगा। SDA provides a visibility-based automated end-to-end segmentation to separate users, devices, application traffic without redesigning the underlying physical infrastructure। कहता है कि आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उससे आपको कोई, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, मतलब 2 टीयर 3 टीयर आपका कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बिल्ड किया है वो आपने कैसे बिल्ड किया है उससे कोई फर्क नहीं करता। दे विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो ओवरले, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दे विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरले। ओवरले बेसिकली इज अ लॉजिकल नेटवर्क। ओवरले इज अ लॉजिकल नेटवर्क विच इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अंडरले। तो आपका अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अंडरले नेटवर्क आपने कैसे बना रखा है, 2 टीयर है, 3 टीयर है, क्या है क्या नहीं, कैसे आपने केबलिंग कनेक्टिविटी कर रखी है, लेट इट रिमेन सेम। यू डोंट हैव टू रीडिजाइन योर नेटवर्क, जैसा है उसको वैसा बना रहने दो। दे यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरले। विद द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओवरले, ओवरले के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके ये बिना आपके अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडिजाइन करे, आप they can we can separate our users, devices, application traffic without we can achieve end-to-end segmentation without redesigning our physical underlying infrastructure। कैसे करेगा वो? It will do that with the help of this concept of VRF, VLAN, scalable group tag, whatever, जो भी है, जो भी करेंगे आगे पढ़ेंगे। बट
we don't have to redesign our entire infrastructure. Our entire infrastructure will remain as it is. इंफ्रा आपका एज इट इज रहेगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना चेंज करे, ऑन द टॉप ऑफ दैट आपका एक लॉजिकल नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके यूजर्स को सेपरेट करना, डिवाइस को सेपरेट करना, एप्लीकेशन ट्रैफिक को सेपरेट करने का काम किया जाएगा। यूजर एक्सेस पॉलिसीज, मतलब वी डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर सेपरेट पॉलिसी फॉर अवर लैन एंड वायरलेस लैन यूजर। हम एक ही पॉलिसी क्रिएट करेंगे एंड दैट पॉलिसी विल बी अप्लाइड फॉर द लैन एंड वायरलेस लैन यूजर। तो नो मैटर कि आपका यूजर वायर से कनेक्ट होता है या यूजर आपका वायरलेस से कनेक्ट होता है, डज नॉट मैटर, द यूजर विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम पॉलिसी। चाहे यूजर अपने आप को वायर से कनेक्ट करे, चाहे वो आपके वायरलेस से कनेक्ट करे, द वे एसडी एक्सेस नेटवर्क इज डिजाइन कि आपके यूजर के लिए आपकी सेम पॉलिसी अप्लाई की जाएगी, नो मैटर इफ इट इज कनेक्टेड बाय अ वायर or it is connected via wireless technology. So there will be a unified policy for both wired and wireless user. So Cisco SD automates the user policy so organizations can make sure that the right policies are established for any user or any device with any application across the network. कौन से user कौन सी applications पे access कर सकता है, नहीं कर सकता है, we can control that with the help of this policy based segmentation. और उसके लिए हमें अलग अलग पॉलिसीज बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉलिसी में काम हो जाएगा। क्या क्या लगेगा इसमें? बिल्डिंग दिस नेक्स्ट जेन एसडीए सॉल्यूशन इन्वॉल्व सम की फाउंडेशन एलिमेंट, कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर, पॉलिसी इन्फोर्समेंट इंजन, फैब्रिक एंड प्रोग्रामेबल इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब आपका हो जाएगा द कंट्रोलर दैट वी आर गोइंग टू यूज, द सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू यूज टू मैनेज अवर नेटवर्क इज नोन एज द कैटलिस्ट सेंटर और डीएनए सेंटर। पॉलिसी इन्फोर्स करने के लिए, पॉलिसी वगैरह इन्फोर्स करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पॉलिसी इन्फोर्समेंट इंजन विच विल बी द आईज। नेटवर्क फैब्रिक इज रिफर्स टू द ओवरले नेटवर्क। अब अंडरले आपका कैसा भी बना हो, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, वी रियली डोंट केयर अबाउट इट। ऑन द टॉप ऑफ दैट अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका लॉजिकल नेटवर्क बिल्ड होगा, दैट इज द ओवरले नेटवर्क। एंड प्रोग्रामेबल इंटरफेस का मतलब होता है कि आपके विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआईज वगैरह को यूज करते हुए आपके जो थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल्स हैं, थर्ड पार्टी जो आपके ऑटोमेशन टूल्स हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। मतलब आपके विद इन दी सिस्को एसडीए सॉल्यूशन इन चीजों को देखने को आपको मिलेगा। विद इन दी एसडीए सॉल्यूशन we get a controller based architecture, we get a policy enforcement engine, we get a network fabric, and we get programmatic infrastructure, so that कि आपका जो SD access network है, जो आपका campus area जो आपका network है, it can be managed by the third party automation tools as well. Python programming, scripting वगैरह का सबका support आपको मिल जाएगा। This is how it looks like. क्या क्या लगेगा इस SDA इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में? क्या क्या लगेगा? राउटर एंड स्विचेस लगेंगे, एक्सेस पॉइंट WLC लगेगा, तो वायर्ड वायरलेस कंट्रोलर लगेगा, डीएनए सेंटर और कैटलिस्ट सेंटर, आइस लगेगा, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन। तो दीज आर द ऑफ कोर्स वायर्स, केबल्स, वो सब चीजें तो लगेंगी। तो दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड कैंपस एरिया नेटवर्क। एक एसडी ब्रांच बनाने के लिए आपको एटलीस्ट इतने कंपोनेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड ब्रांच एसडी ब्रांच को बनाने के लिए आपको लगभग इतने हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और प्रोटोकॉल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? टू मेक द रीचेबिलिटी बिटवीन द डिवाइसेस, आपका जो मन करे वो आईजीपी यूज कर लो, हाउ एवर दे प्रेफर आईएसआईएस, बात करेंगे बाद में। मतलब आप इन डिवाइसेस के बीच में रीचेबिलिटी बनाने के लिए आपका जो मन करे आप वो प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, EIGRP OSPF जो मन करे यूज करो, बट दे प्रेफर यूजिंग ISIS प्रोटोकॉल। देन VXLAN एंड लिस्प। VXLAN आपका डेटा प्लेन प्रोटोकॉल, लिस्प आपका कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल, ये ओवरले प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब आपका अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आपकी अंडरले रीचेबिलिटी हो गई, ऑल द डिवाइसेस आर रीचेबल टू ऑल द डिवाइसेस, देन ऑन द टॉप ऑफ दैट सम लॉजिकल नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइक प्रोटोकॉल VXLAN एंड लिस्प, ये ओवरले प्रोटोकॉल। एंड देन पॉलिसी इन्फोर्स करने के लिए सिस्को ट्रस्टसेक, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, सिस्को ट्रस्टसेक CTS को यूज करते हुए आपकी फिर पॉलिसीज वगैरह को इन्फोर्स किया जाएगा। तो प्रोटोकॉल वाइज आपको IGP यूज कर लो, VXLAN यूज कर लो, लिस्प यूज कर लो, सिस्को ट्रस्टसेक यूज कर लो। इन चीजों को यूज करते हुए हम आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना ओवरले नेटवर्क बिल्ड करेंगे
और अपना जो फर्दर रीचेबिलिटी वगैरह करने का काम है, या आपके जो सेगमेंटेशन वगैरह करने का काम है, पॉलिसी इन्फोर्स करने का काम है, वो करेंगे। वो तो आगे देखते रहेंगे। So these are the hardware components required, and these are the protocols that we require.